हाँ जी, क्या हाल चाल है सबके? सब बढ़िया। चलो आज की वीडियो में स्वागत है। आज हम करने जा रहे हैं कॉम्पोजिशन स्कीम दोस्तों। तो हम लोगों ने पिछली क्लास में सेक्शन नंबर 9 कंप्लीट कर लिया है। 9 के अंदर हम लोगों ने 9(1), 9(2), 9(3), 9(4) और 9(5) कर लिया है। अब हम करने जा रहे हैं सेक्शन नंबर 10। ठीक है, तो हम लोगों ने पिछली क्लास में एक तो रिवर्स चार्ज बहुत इंपॉर्टेंट किया था, हमने ईसीओ के बारे में पढ़ा, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर, और हम लोगों ने फॉरवर्ड चार्ज के बारे में पढ़ा था। फॉरवर्ड चार्ज जहां पे सप्लायर इज लायबल टू पे जीएसटी, रिवर्स चार्ज जहां पे रेसिपिएंट्स आर लायबल टू पे जीएसटी, और एक ईसीओ चार्ज पढ़ा था कि अगर आप ईसीओ के थ्रू सर्विसेज प्रोवाइड करते हो तो ईसीओ को जीएसटी पे करना पड़ेगा। समझ में आया? चलो अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एक नया टॉपिक विच इज कॉम्पोजिशन स्कीम, सेक्शन नंबर 10। तो कॉम्पोजिशन स्कीम क्या है? सेक्शन नंबर 10 कॉम्पोजिशन स्कीम क्या कहता है? कॉम्पोजिशन स्कीम क्या है? देखो, गवर्नमेंट ने बहुत सोचा इस चीज के बारे में कि देखो, ये जो सारा कंप्लायंस वर्क है, कंप्लायंस वर्क मतलब रेगुलरली रिटर्न भरना। आपको पता है हर महीने के महीने जो भी जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करवाता है तो हर महीने के महीने एक रिटर्न भरनी पड़ती है। आपको पता है ये जो रिटर्न भरने का काम है ना, हर महीने के महीने वो इंसान नहीं करा सकता जिसका बिजनेस कुछ ज्यादा बड़ा नहीं है, जिसके प्रॉफिट ही साल के 7-8 लाख रुपए के हैं। तो उस पर्सन के लिए हर महीने के महीने रिटर्न फॉलो करना, रिटर्न फुल भरना और जीएसटी जमा कराना बहुत ही मुश्किल है। तो गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि कुछ ऐसे कैटेगरी ऑफ पर्सन होने चाहिए जिनको महीने का काम ना देके क्वार्टरली का काम दे दिया, और उनको अकाउंटेंट भी कोई रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि नॉर्मली जो जीएसटी पे करना पड़ता है वो कैसे पे करना पड़ता है हमें पता है, आउटपुट जीएसटी माइनस आईटीसी, ऐसे ही होता है ना, आउटपुट जीएसटी माइनस इनपुट टैक्स क्रेडिट, ऐसे ही तो होता है। यही तो जीएसटी पेबल होता है भाई। जितना जीएसटी वो बनता है जो सेल के वक्त मैंने कलेक्ट किया, और परचेज के वक्त मैंने जितना जीएसटी दे दिया था वो सेल के कलेक्ट वाला जीएसटी के साथ मैं उसको एडजस्ट कर दूंगा, जो बच गया वो मैं गवर्नमेंट को पे कर दूंगा। ये बात समझ में आती है ना? तो ये जीएसटी पेबल जो मैंने गवर्नमेंट को पे करना है, ये क्या है? ये एक्चुअल में इसके लिए मुझे सेल्स के बिल मेंटेन करने पड़ेंगे, बताओ यस या नो, और इसके लिए मुझे परचेज के बिल्स मेंटेन करने पड़ेंगे, है ना, और इसका फिर एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। देखो बहुत मुश्किल काम है। फिर कौन सा क्रेडिट किसके साथ एडजस्ट होता है, ये मैंने आपको शुरुआत में कराया था कि आईजीएसटी का जो क्रेडिट है वो आईजीएसटी, सीजीएसटी, एसजीएसटी, यूटीजीएसटी के साथ एडजस्ट हो सकता है। सीजीएसटी का क्रेडिट सीजीएसटी और आईजीएसटी के साथ एडजस्ट हो सकता है। एसजीएसटी का क्रेडिट एसजीएसटी और आईजीएसटी के साथ एडजस्ट हो सकता है। और यूटीजीएसटी का क्रेडिट पहले यूटीजीएसटी और फिर आईजीएसटी के साथ एडजस्ट हो सकता है। ये मैंने जो बताया था ना, देखो ये आम इंसानों को नहीं पता, है ना, ये हर एक इंसान को नहीं पता। ये बहुत मुश्किल टास्क है हर एक इंसान को पता होना, तो उसके लिए प्रोफेशनल ही चाहिए होता है। अब उसके लिए प्रोफेशनल चाहिए होगा तो वो जो 7-8 लाख रुपए का प्रॉफिट कमाने वाला इंसान होगा उसके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी कि वो ये भी रखे, एक अकाउंटेंट भी रखे जो जीएसटी पे करेगा इनके बिहाफ पर, तो बहुत मुश्किल टास्क हो जाता है या नहीं? इसी रीजन से बच्चों गवर्नमेंट ने एक स्कीम निकाली, कॉम्पोजिशन स्कीम, और कहा कि इसमें वो लोग आ जाते हैं जिनकी टर्नओवर कुछ ज्यादा नहीं है, जिनकी कम टर्नओवर है, जिसकी वजह से हम उनको कुछ बेनिफिट्स देंगे। आओ जरा बेनिफिट्स को समझते हैं और वो कॉम्पोजिशन स्कीम किन के लिए वो समझते हैं। Section 10(1), notwithstanding anything to contrary contained in this act but subject to the provision of subsection 3 and 4 of section 9। जैसे अभी तक हम लोग पढ़ते हुए आए हैं, पहले हम लोग कानून पढ़ रहे हैं, लॉ पढ़ रहे हैं, फिर हम लोग उसकी एनालिसिस पढ़ेंगे, ठीक है? तो सेक्शन 10(1) क्या कहता है? notwithstanding anything to the contrary contained in the act but subject to the provisions of subsection 3 and 4। अब सबसेक्शन 3 and 4 ऑफ सेक्शन 9 क्या था? रिवर्स चार्ज। भाई क्या था इसके अंदर? रिवर्स चार्ज ही तो था, यस या नो? इन दोनों के अंदर रिवर्स चार्ज के बारे में बात ही तो की थी। तो ये कहना चाहते हैं कि रिवर्स चार्ज के ऊपर ये पॉइंट एप्लीकेबल नहीं होता, मतलब उन कंडीशंस को छोड़ दो रिवर्स चार्ज वाली बातें जो है। ओके सर, तो इसका मतलब है रिवर्स चार्ज वाले पॉइंट्स को हमें इग्नोर करना है। हाँ, इसका मतलब है हम फॉरवर्ड चार्ज वाले लोगों के लिए कह रहे हैं। जी हाँ, हम फॉरवर्ड चार्ज वाले लोगों के लिए कह रहे हैं। हम उस सप्लायर्स की बातें कर रहे हैं जिन सप्लायर्स को जीएसटी पे करना होता है नॉर्मली। हम रिवर्स चार्ज वालों की बात ही नहीं कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम सिर्फ सप्लायर्स के लिए बात कर रहे हैं। बात समझ में आती है? इज दैट क्लियर? सो नॉटविथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड, anything to contrary contained in the act but subject to the provision of subsection 3 and 4 of the section 9, a registered person whose aggregate turnover in preceding financial year, पिछले साल, did not exceed 50 lakh may opt to pay in lieu of tax payable by him under subsection 1 of section 9
an amount of tax collected calculated at such rate as may be prescribed but not exceeding। मैं बताने वाला हूं, देखो देखो एक बात को समझो, यहां पे उन्होंने ये बात बोलकर ये बात तो क्लैरिफाई कर दी है कि जो टर्नओवर बताई गई थी वो 50 लाख रुपए बताई गई थी। कॉम्पोजिशन स्कीम में बोला गया कि 50 लाख रुपए तक की ही टर्नओवर वालों को हम ये बेनिफिट देना चाहते हैं, और उन्होंने ये बात बोली कि जो 50 लाख रुपए तक के लिए आ रहे हैं वो पर्सन्स जिनके ऊपर 9(1) लगता है, 9(1) CGST shall be levied on all supplies। याद आ रहा है? ओ सॉरी 9(1) हो गया दैट एक उसमें एल्कोहलिक लिकर को छोड़ के, है ना, एल्कोहलिक लिकर को छोड़ के, एक्सेप्ट एल्कोहलिक लिकर। CGST shall be levied on all supplies except alcoholic liquor for human consumption on the value determined under section 15 and at the rate prescribed but not exceeding 20%। याद आ रहा है? CGST का मैक्सिमम रेट 20% हो सकता है, ये बात हमने पढ़ी थी। अब ये कहता है 50 लाख रुपए तक की टर्नओवर वाले लोगों को बोलता है कि कॉम्पोजिशन और 9(1) में जो उनको पे करना पड़ता था ना वो कैलकुलेट किया जाएगा, बट दैट शुड नॉट बी एक्सीडिंग द फॉलोइंग, जो हम लोग पढ़ने वाले हैं। ओके सर, क्योंकि मैं पहले ही बता रहा हूं रिवर्स चार्ज की तो हम बात ही नहीं कर रहे, 9(3) और 9(4) के लिए तो बात ही नहीं कर रहे, हम फॉरवर्ड चार्ज वालों की बात कर रहे हैं। ओके सर, 1% का रेट बताया, हाफ 1% पहले होता था बट अब आधा परसेंट हो गया बच्चों, अमेंडमेंट आई है इसके ऊपर, ये देखो आधा परसेंट हो गया, इसके ऊपर क्या आई है, अमेंडमेंट आई है। समझ में आ गई बात? 1% की जगह हो गया 0.5%, तो 0.5% पढ़ते हैं सीधा, 0.5% ऑफ द टर्नओवर इन अ स्टेट और टर्नओवर इन अ यूटी इन केस ऑफ मैन्युफैक्चर। अगर आप एक मैन्युफैक्चरर हो और आपकी टर्नओवर 50 लाख रुपए तक की है तो गवर्नमेंट आपको कॉम्पोजिशन स्कीम देना चाहती है। ठीक है, अभी थोड़ा सा चीजों को चेंज करवाऊंगा क्योंकि कॉम्पोजिशन स्कीम की 50 लाख की लिमिट चेंज हो चुकी है। मैं फिर भी अभी हम लोग वही पढ़ रहे हैं जो कानून में लिखा है, कानून में एज इट इज लिखा हुआ है, मैंने कानून को अमेंड किया एज पर द रिक्वायरमेंट, जहां जहां रिक्वायरमेंट लगी। ये चीज आज भी सेक्शन 10(1) में वैसी लिखी हुई है अमेंडमेंट होने के बाद भी। तो अमेंडमेंट में क्या आया वो मैं बताने वाला हूं, वो कहां वर्डिंग चेंज हुए वो मैं बताने वाला हूं। तो उन्होंने 50 लाख वाला पॉइंट को इंटैक्ट रखा, दैट एग्रीगेट टर्नओवर जिसका प्रीसीडिंग में टर्नओवर डिड नॉट एक्सीड 50 लाख, उन लोगों के लिए बात हुई है। ठीक है, और ये रिवर्स चार्ज वालों के ऊपर ये एप्लीकेबल नहीं होता, और इनका जो टैक्स रेट होगा दैट मे बी कैलकुलेट किया जाएगा बट शुड नॉट एक्सीड 1%। 1% की जगह पे अब आ गया 0.5%, तो 0.5% मींस सीजीएसटी की बात कर रहे हैं ना हम लोग, हम सीजीएसटी एक्ट की बात कर रहे हैं ना बच्चों, तो सीजीएसटी एक्ट 0.5% एसजीएसटी, टोटल विल बी 1, जबकि जो ये पहले 1 था ये 1 सीजीएसटी 1 एसजीएसटी होता था, तो टोटल 2 हो जाता था, ये खत्म। इसकी जगह पे क्या आ गया, हाफ। यानी अगर आप एक मैन्युफैक्चरर और आपका टर्नओवर 50 लाख रुपए तक का है तो गवर्नमेंट ने आपको ये एक बेनिफिट दिया कि आपको अपनी टर्नओवर पर सिर्फ और सिर्फ हाफ और हाफ यानी टोटल 1% जमा कराना है। सो मान लो अगर आपका टर्नओवर 40 लाख रुपए है तो आपको 1% 40,000 रुपए गवर्नमेंट को पे करना है। ओके, ठीक है, 2.5% of turnover in a state or a turnover in a UT in case of persons engaged in making supplies referred to in clause B of paragraph 6 of schedule 2, schedule 2 6B। मैं आपको बताता हूं, आप लोग चेक करना, बुक के अंदर है हमारे schedule 2 पैराग्राफ 6B जो था वो था रेस्टोरेंट। बेटा क्या था, रेस्टोरेंट। याद करो मैं आपको बताया था रेस्टोरेंट सर्विस, जी हाँ, रेस्टोरेंट सर्विस के लिए गवर्नमेंट ने कंपोजिशन स्कीम रख दी। मैंने ये आपको शेड्यूल 2 में करवाया था, वही शेड्यूल 2 जहां पर ट्रांजैक्शन सप्लाई है वो तो हमें पता है, बट वो सप्लाई ऑफ गुड है, सप्लाई ऑफ सर्विस, ये क्लैरिफाई किया गया था। याद आ रहा है शेड्यूल 2? उस शेड्यूल 2 के अंदर रेस्टोरेंट सर्विस है, और ये जो रेस्टोरेंट सर्विस है ये गवर्नमेंट ने बोला 2.5% का रेट लगेगा सीजीएस, यानी कॉम्पोजिशन स्कीम इनके ऊपर भी लगा दिया कि सर्विस वालों को भी कॉम्पोजिशन स्कीम देंगे, बट सर्विस वालों में सिर्फ और सिर्फ इन्होंने रेस्टोरेंट का नाम लिया है और किसी का नाम नहीं लिया। अगर आप देखो तो ऊपर मैन्युफैक्चरर की बात होती है, और मैन्युफैक्चर किसकी बात होती है, मैन्युफैक्चर ऑफ गुड्स। जब मैं सर्विसेज की बात करता हूं, सर्विसेज में सिर्फ रेस्टोरेंट का नाम लिया है और किसी का नाम नहीं लिया, उसमें 2.5% सीजीएसटी, 2.5% एसजीएसटी। नेक्स्ट, 0.5% ऑफ टर्नओवर, 0.5% ऑफ टर्नओवर इन अ स्टेट और अ टर्नओवर इन अ यूटी इन केस ऑफ अदर सप्लाईज। अदर सप्लाईज मतलब, अदर सप्लाईज बच्चों, अदर सप्लाईज मतलब आप मैन्युफैक्चरर ऑफ गुड्स नहीं हो,
आप रेस्टोरेंट नहीं हो तो आप बाकी में आ जाते हो। सर मैन्युफैक्चर इन सप्लाई अदर सप्लाईज ना, अदर सप्लाईज का मतलब यहां पर यह क्लियर हो जाता है कि आप अगर मैन्युफैक्चरर रेस्टोरेंट नहीं हो तो कोई भी और चीज सप्लाई करते हो तो आप इसके अंदर कवर अप हो जाते हो। इज दैट क्लियर? तो गवर्नमेंट ने यह बात क्लियर कर दिया कि हम आधा % कॉम्पोजिशन स्कीम उन लोगों को देंगे, आधा % का रेट उनको देंगे जो मैन्युफैक्चरर भी नहीं है। मैन्युफैक्चरर के लिए भी वैसे आधा % ही, अब पहले अलग था 1% ना, अब तो दोनों के लिए एक ही है। और रेस्टोरेंट में जो नहीं है बाकी सब लोग इसके अंदर आ जाते हैं। तो 0.5% ऑफ द टर्नओवर इन अ स्टेट और इन यूटी इन केस ऑफ अदर सप्लाईज सब्जेक्ट टू द सच कंडीशंस एंड रिस्ट्रिक्शंस एज में बी। जो कंडीशंस और रिस्ट्रिक्शंस बताई जाएंगी वो सब चीजें हमें ध्यान देनी होगी। प्रोवाइडेड दैट द गवर्नमेंट में बाय नोटिफिकेशन इंक्रीज द सेड लिमिट ऑफ 50 लाख टू सच हायर अमाउंट बट नॉट एक्सीडिंग 1 करोड़ एंड 50 लाख रुपीज। यानी वो ये कह रहे हैं गवर्नमेंट ने ये लिमिट पहले से ही दी थी और गवर्नमेंट ने कहा था कि हम लोग फ्यूचर में ये लिमिट जो है मैक्सिमम टू मैक्सिमम 1.5 करोड़ रुपए तक कर सकते हैं। यानी 50 लाख रुपए की जो लिमिट बनाई है वो मैक्सिमम टू मैक्सिमम 1 करोड़ 50 लाख हो सकती है, लिखा भी हुआ है। उसकी लिमिट 1 करोड़ 50 लाख से ज्यादा नहीं हो सकती। यानी कल को कॉम्पोजिशन स्कीम के लिए गवर्नमेंट अगर बढ़ाना चाहे तो 1.5 करोड़ से ज्यादा नहीं बढ़ा सकती। The limit has been extended to 1 crore and 50 lakh. Notification number 14/2019 dated 7 March 2000। एक्चुअल में ये पहले 1 करोड़ था और फिर बाद में अब गवर्नमेंट ने इसको 1.5 करोड़ कर दिया, तो 1 करोड़ 50 लाख कर दिया एज रिकमेंडेड बाय द काउंसिल। नाउ व्हेन आई टॉक अबाउट काउंसिल, काउंसिल यानी जीएसटी काउंसिल, और व्हेन आई टॉक अबाउट जीएसटी काउंसिल इट मींस आर्टिकल 279A। बताओ बताओ बच्चों, आर्टिकल 279A जीएसटी काउंसिल। नेक्स्ट, प्रोवाइडेड फर्दर दैट अ पर्सन हु ऑप्ट्स टू पे टैक्स अंडर क्लॉज ए और क्लॉज बी और क्लॉज सी, क्लॉज ए, क्लॉज बी और क्लॉज सी may supply services other than those referred to in clause B of paragraph 6 of schedule 2 of value not exceeding 10% of the turnover in a state or a UT in preceding financial year or 5 lakh whichever is higher। now गवर्नमेंट ने ये बात क्लैरिफाई कर दी। अच्छा एक बात और, यहां पर ना इन्होंने यहां पर ये लाइन मेंशन नहीं करी, बट मैं आपको यहां पे क्लैरिफाई कर देता हूं कि अदर सप्लाईज ऑफ गुड्स की बात ही हो रही है बेटा, ये अदर सप्लाईज ऑफ गुड्स की बात ही हो रही है। हाँ जी बच्चों, तो आप सर्विसेज का अगर आप देखो तो यहाँ पे पहले तो लिखा है 0.5% इन केस ऑफ मैन्युफैक्चरर, ये भी गुड्स हो गया, 2.5% इन द केस ऑफ रेस्टोरेंट सर्विस और 0.5% इन द केस ऑफ अदर सप्लाईज। अब यहाँ पर हमें ये नहीं पता चलता है अदर सप्लाईज में गुड्स भी हैं और सर्विसेज भी हैं, सर्विसेज हैं या नहीं, बट यहाँ पर इन्होंने ये पॉइंट लिख दिया है दैट प्रोवाइडेड फर्दर दैट अ पर्सन हु ऑप्ट्स टू पे टैक्स अंडर क्लॉज ए, बी और सी may supply services other than those referred to in clause B of paragraph 6 of schedule 2। यानी रेस्टोरेंट सर्विस को छोड़ के कोई और सर्विस वो प्रोवाइड कर सकता है। इसका मतलब ये हो गया कि क्लॉज ए, बी और सी सर्विसेज के लिए नहीं है, इसका मतलब ये गुड्स के लिए है। तो बेसिकली ये गुड्स है बेटा, ये गुड्स के लिए पॉइंट है ऑफ गुड्स, क्योंकि यहां पे ये पॉइंट कह रहा है कि ये सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं अदर देन रेस्टोरेंट सर्विस, प्रोवाइड कर सकते हैं अगर आपने क्लॉज ए, बी और सी वाला रेट लिया है तो। का मतलब है गुड्स वाले थे, गुड्स वालों को बोल रहे हैं वो सर्विसेज भी साथ साथ काम कर सकते हो। और वैल्यू नॉट एक्सीडिंग, बट वो वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू नॉट एक्सीडिंग 10% ऑफ टर्नओवर इन अ स्टेट और अ यूटी इन द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर और 5 लाख रुपीज विच एवर इज हायर। क्या मतलब कि आप अगर ऑप्ट करते हो कॉम्पोजिशन स्कीम तो या तो आप 0.5% बेसिस पर आपको जीएसटी पे करना है मैन्युफैक्चरर के केस में। अब तुम कहोगे सर सर्विसेज मैन्युफैक्चरर वाला सर्विसेज क्या? अरे भाई जैसे मैं एयर कंडीशन का मैन्युफैक्चरर हूं, एयर कंडीशनर बनाता हूं, अब एयर कंडीशनर मैन्युफैक्चर करने के बाद कई सर्विसेज की भी तो जरूरत पड़ती है। जैसे आप हिटाची के मैन्युफैक्चर्ड एसी खरीदते हो, एसी खरीदने के बाद आप उनको बोलते हो ना कि सर्विसेज भी देंगे, वारंटी, और वो आपको फ्री सर्विस भी करने आते हैं, या फिर पेड सर्विस कॉल करते हो हिटाची को तो वो सर्विस, तो क्या उस पर जीएसटी नहीं है ना, उस पर भी जीएसटी। तो मेरे कहने का मतलब है आज के टाइम पे जो मैन्युफैक्चरर है उसको थोड़ी बहुत सर्विस तो प्रोवाइड करनी ही होती है। इसी तरीके से अगर मैं सप्लायर ऑफ गुड्स हूं तो हो सकता है मुझे सप्लायर ऑफ गुड्स के साथ साथ थोड़ी थोड़ी सर्विस भी करनी पड़े।
रेस्टोरेंट सर्विस प्रोवाइड करता हूं, तो हो सकता है मैं रेस्टोरेंट सर्विस के साथ भी कुछ और एक्टिविटीज में भी इन्वॉल्व हूं, छोटी मोटी और सर्विसेज भी प्रोवाइड मैं करता हूं रेस्टोरेंट सर्विस के अलावा। रेस्टोरेंट के अंदर भी हो सकता है ये बात। मेरे कहने का मतलब बच्चों, गवर्नमेंट ने ये स्कीम सर्विसेज वालों के लिए नहीं बनाई थी, बट उन्होंने ये बात क्लैरिफाई कर दी है कि आप इन गुड्स के काम, इन बिजनेस के साथ साथ आप अपना सर्विसेज का काम कर सकते हो। सर्विसेज में एक लिमिट डाल दी है, और सर्विसेज की जो लिमिट है वो पिछले साल के 10% ऑफ टर्नओवर से ज्यादा नहीं हो सकती। ये देखो, तो मान लो आप एक कॉम्पोजिशन स्कीम ले लेते हो, आप कॉम्पोजिशन स्कीम ले लेते हो, मान लो 2021 में आपका कॉम्पोजिशन स्कीम है, 2019-20 में आपकी जो सेल्स है, जो आपकी टर्नओवर है, वो है फॉर एग्जांपल 50 लाख, ठीक है, 50 लाख ही है, और इसका 10% होता है बेटा 5 लाख। कह रहा मैक्सिमम लिमिट इतनी, और एक लास्ट लिमिट अमाउंट में लिख रखी है 5 लाख, विच एवर इज हायर, तो ये तो दोनों ही हायर, दोनों में से 5 लाख ही हायर है। वो एक मैक्सिमम लिमिट है सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए इस साल में। तो अगर मैं एक मैन्युफैक्चरर हूं, और मैन्युफैक्चरर को बोला जा रहा है कि आप जो है मैन्युफैक्चर ऑफ गुड्स के साथ साथ अगर आप सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हो, तो योर सर्विसेज मार्जिन शुड बी, कितनी सर्विसेज होनी चाहिए, मैक्सिमम 10% ऑफ टर्नओवर इन द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, और 5 लाख रुपीज विच एवर इज हायर। तो 10% ऑफ टर्नओवर और 5 लाख रुपीज विच एवर इज हायर। मेरी बात समझ रहे हो दोस्तों? तो प्रोवाइडेड फर्दर दैट पर्सन हु ऑप्ट्स टू पे टैक्स अंडर क्लॉज ए, बी और सी मे सप्लाई सर्विसेज, उन्हें सर्विसेज सप्लाई करने के लिए बोला, चाहे तो वो कर सकते हैं, अदर देन दोज रेफर्ड इन क्लॉज बी ऑफ पैराग्राफ 6 ऑफ शेड्यूल 2, यानी रेस्टोरेंट वाली, ऑफ वैल्यू नॉट एक्सीडिंग 10% ऑफ टर्नओवर। इतना वैल्यू का कर सकते हैं मैक्सिमम, नॉट एक्सीडिंग 10% ऑफ टर्नओवर ऑफ द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, और 5 लाख रुपीज विच एवर इज हायर। चलो 10(1) की एनालिसिस देखते हैं, 10(1) की एनालिसिस देखते हैं, फिर 10(2), 10(3) में जाएंगे, ठीक है। इनफैक्ट एनालिसिस मैंने 10(1), 10(2) दोनों की एक साथ लिख दी है क्या? तो एक काम करते हैं, पूरा 10(2) कर ही लेते हैं, 10(2) कर ही लेते हैं, पढ़ लेते हैं, उसके बाद 10(2) की एनालिसिस। तो पहले 10(2) भी देख लेते हैं। तो मेरे कहने का मतलब आपको यहां तक बात क्लियर हो गई कि कॉम्पोजिशन स्कीम के लिए मैक्सिमम लिमिट 1.5 करोड़ रुपए तक की कर दी है। अब जो लिमिट है वो 1.5 करोड़ रुपए, 1.5 करोड़, 50 लाख की जगह पे 1.5 करोड़ रुपीस तक आप कॉम्पोजिशन स्कीम ले। 10(2) सेक्शन 10(2) क्या कहता है, आओ जरा देख लेते हैं। द रजिस्टर्ड पर्सन शेल बी एलिजिबल टू ऑप्ट अंडर सबसेक्शन 1, वो रजिस्टर्ड पर्सन सबसेक्शन 10(1) में ऑप्ट कर सकता है, यानी वो ये कॉम्पोजिशन स्कीम वाले टैक्स रेट पे कर सकता है, इफ save as provided in subsection 1 he is not engaged in supply of services। मैं अभी आपको बताया ये गुड्स वालों के लिए नहीं, ये सर्विसेज वालों के लिए नहीं है कॉम्पोजिशन स्कीम, और इन्होंने यहां पे क्लैरिफाई कर दिया कि ही इज नॉट एंगेज इन सप्लाई ऑफ सर्विसेज। अब तुम कहोगे कि सर अभी तो आपने बोला कि सर्विसेज की एक लिमिट है, हाँ उतने तक का काम करोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, बट उससे ज्यादा आप काम नहीं कर सकते सर्विसेज का। अगर आप चाहते हो कि आपको कॉम्पोजिशन स्कीम मिले, सर कॉम्पोजिशन स्कीम के फायदे क्या होंगे? कॉम्पोजिशन स्कीम का सबसे बड़ा फायदा तो यही है कि उनको कंप्लायंस वर्क करने की जरूरत नहीं पड़े, उनको ना परचेज के बिल मेंटेन करने, उनको सिर्फ सेल्स के बिल मेंटेन करने, दैट्स इट। उनको जीएसटी का क्रेडिट, आईटीसी एडजस्टमेंट वगैरह कुछ नहीं करना, उनको सिंपली टोटल सेल्स पर एक परसेंटेज गवर्नमेंट को पे करना है, जो कि आसान काम। समझ में आ गया? तो उनके लिए उसके लिए कोई अकाउंटेंट रखने की उनको जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है। प्लस उनको क्वार्टरली रिटर्न्स फाइल करनी है, क्वार्टरली पेमेंट्स करनी है, और जबकि इंडिविजुअल्स के लिए अगर हम लोग उनकी बात करें जो कॉम्पोजिशन स्कीम नहीं ले रहे हैं, वो लोग हर मंथली का मंथली कर रहे हैं, तो देखो थोड़ी सी तो परेशानी उसमें आती है, क्योंकि देखो एक अकाउंटेंट रखना, उसकी कॉस्ट बेयर करना बड़ा मुश्किल काम है। तो गवर्नमेंट ने कहा, गवर्नमेंट ने पहले तो टर्नओवर 1.5 करोड़ रुपए तक का कर दिया, उन लोगों के लिए कर दिया ये काम। दूसरा उन्होंने कहा कि सर ठीक है हमारी भी कुछ शर्तें हैं, अगर हम लोग ये कंडीशंस दे रहे हैं हम आपको ये बेनिफिट। कहता शर्तें क्या है? शर्तें ये हैं कि आप सर्विसेज का काम नहीं कर सकते। सर सर्विसेज तो थोड़ी बहुत तो होती है सर, अगर मैं एक फैक्ट्री है मेरी और मैं गुड्स प्रोवाइड करता हूं तो उस गुड्स के साथ वो कस्टमर तो सर्विस मांगता ही है, मांगता है सर, हाँ ठीक है थोड़ी बहुत चलेगी। थोड़ी बहुत कितनी लिमिट बताओ?
10% ऑफ द टर्नओवर ऑफ द प्रीवियस ईयर, पिछले साल की जो टर्नओवर थी उसका 10% या 5 लाख रुपए, विच एवर इज हायर। चलो आओ एक और एग्जांपल देखते हैं। मान लो आपका पिछले साल 1 करोड़ रुपए की टर्नओवर थी। कितने रुपए की टर्नओवर थी? 1 करोड़ रुपए की टर्नओवर थी, 1 करोड़ रुपीस पिछले साल 2019-20 में। ठीक है, अब आप ये प्लान कर रहे हो कि अच्छा आपका ना 1 करोड़ की टर्नओवर में कुछ गुड्स का काम होता है, कुछ सर्विसेज का काम होता है। 2020-21 में आपको गवर्नमेंट क्या कॉम्पोजिशन स्कीम अलाउ करेगी या नहीं करेगी, उसके लिए आपको ये देखना पड़ेगा कि आपकी सर्विसेज की लिमिट कितनी है। तो मान लो आपकी गुड्स से सेल्स 95 लाख रुपीज है इस साल में, और सर्विसेज से सेल्स 25 लाख रुपीज की है। टोटल सेल्स हो गई 1 करोड़ 20 लाख। ठीक है, तो ये आपका इस साल की है, पिछले साल 1 करोड़ की थी। तो 1 करोड़ का 10% होता है 10 लाख रुपए। तो मैक्सिमम सर्विसेज का काम वो इस साल में कितना कर सकता था? 10 लाख रुपए। क्या उसका सर्विसेज 10 लाख रुपए का है? नहीं सर, सर्विसेज तो सर 25 लाख रुपए है। तो इसी रीजन से अब इसको कॉम्पोजिशन स्कीम नहीं मिलेगा, क्योंकि हमने जो मार्जिन प्रोवाइड किया था उसको टोटल टर्नओवर का, उससे वो ज्यादा सर्विसेज का काम कर रहा है, इसलिए हम उसको कॉम्पोजिशन स्कीम नहीं देंगे। समझ में आ गया? तो the registered person shall be eligible to opt under subsection 1 if save as provided in subsection 1 he is not engaged in the supply of services। but he is not engaged in supply of services मतलब सिर्फ सर्विसेज का काम कर रहा होना नहीं चाहिए, एक्सेप्ट कि सर्विसेज गुड्स के साथ वो कर सकता है। गुड्स के साथ अगर वो सर्विसेज का काम कर रहा है तो कर सकता है, बट उसमें भी एक लिमिट है कि 10% ऑफ टर्नओवर इन द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर और 5 लाख रुपीज व्हिचएवर इज हायर, इससे ज्यादा नहीं होना। नंबर 2, he is not engaged in making any supply of goods which are not leviable to tax under। तो गवर्नमेंट ने कुछ कंडीशंस, कुछ शर्तें रख दी हैं कॉम्पोजिशन स्कीम अगर आपको चाहिए, तो हमारी भी कुछ बातें माननी पड़ेंगी कि आप सर्विसेज का काम नहीं कर सकते हो। नंबर 2, आप जो भी ही इज नॉट एंगेज इन मेकिंग एनी सप्लाई ऑफ गुड्स विच आर नॉट लेवेबल टू टैक्स। आप वो गुड सप्लाई नहीं कर सकते हो जो कि नॉट लेवेबल टू टैक्स है, मतलब जिनके ऊपर टैक्स लगता ही नहीं। आप वो जीरो रेटेड, जैसे फॉर एग्जांपल कोई भी ऐसे गुड्स हैं जैसे एल्कोहलिक लिकर का काम कर रहे हो, तो गवर्नमेंट ने कहा आप कॉम्पोजिशन स्कीम आपके लिए बनाई नहीं, सर मैं कॉम्पोजिशन स्कीम लेना चाहता हूं, नहीं ले सकते। तो आप कोई भी वो पर्सन वो काम नहीं कर सकते हो जो कि नॉट टैक्सेबल है। ऐसे कोई गुड्स बेच रहे हो जो कि टैक्सेबल ही नहीं है। नंबर 3, ही इज नॉट एंगेज इन मेकिंग इंटर स्टेट आउटवर्ड सप्लाईज ऑफ गुड्स। उन्होंने कहा इंटर स्टेट भी नहीं कर सकता भैया काम। कॉम्पोजिशन स्कीम में यह बात का ध्यान रखना है कि आपकी टर्नओवर विद इन द स्टेट, विद इन द यूटी देख रहे हैं। अगर आप यहां पर भी जीएसटी की बात करो ना, ये जो 0.5% ऑफ टर्नओवर लिखा है, इसमें लिखा है 0.5% ऑफ टर्नओवर इन अ स्टेट और टर्नओवर इन अ यूटी। 2.5% ऑफ टर्नओवर इन अ स्टेट और टर्नओवर इन अ यूटी। 1% ऑफ टर्नओवर इन अ स्टेट और अ यूटी, 1 की जगह हाफ हो गया, 0.5% ऑफ टर्नओवर इन अ स्टेट और अ यूटी। तो बेसिकली वो क्लियर कर देते हैं कि वो इंटर स्टेट की बात ही नहीं कर रहे, इंटर स्टेट की बात ही नहीं कर रहे हैं, वो सिर्फ इन अ स्टेट की बात कर रहे हैं या फिर इन अ यूटी की बात कर रहे हैं। समझ में आ गई बात? तो अगर आपने इंटर स्टेट का काम किया तो आप कॉम्पोजिशन स्कीम से बाहर। समझ में आ गया? इंटर स्टेट वालों के लिए कॉम्पोजिशन स्कीम नहीं। अब भाई जो एक स्टेट से दूसरे स्टेट में सप्लाई करवा सकता है, हाँ गवर्नमेंट, पहली बात तो देखो, 2 बातें गवर्नमेंट कहता है कि ये बिजनेसमैन छोटा मोटा नहीं होगा, ये बिजनेसमैन बड़ा होगा। पहली बात, जो एक स्टेट से दूसरे स्टेट पे लेके जा रहा है। दूसरी बात, उससे इंपॉर्टेंट बात कॉम्पोजिशन स्कीम, क्योंकि जीएसटी एक डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स होता है, तो उस केस में कॉम्पोजिशन स्कीम का जो टैक्स है आधा परसेंट जो हम बात कर रहे हैं, वो किसको जाएगा? कौन सी स्टेट को जाएगा? क्योंकि जीएसटी तो एक डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है। इसलिए गवर्नमेंट ने कहा है कि आप इंटरस्टेट का काम ही नहीं कर सकते। टेंशन ही खत्म। सर ठीक है, समझ में आ गया। मतलब इंटरस्टेट का काम नहीं कर सकते, विद इन द स्टेट ही गुड रहेंगे अगर आप कॉम्पोजिशन स्कीम में हो। हाँ ठीक है सर, तो उस केस में 0.5% सीजीएसटी 0.5% एसजीएसटी ही लगेगा। ये बात भी ठीक है सर, बस बात खत्म। और एसजीएसटी किसको जाएगा? सर उसी स्टेट को जाएगा जहां पर बिक रहा है, क्योंकि दूसरे स्टेट में तो प्रोवाइड कर ही नहीं सकते ना। ही इज नॉट एंगेज इन मेकिंग इंटरस्टेट सप्लाई ऑफ गुड, बाहर नहीं कर सकते। ठीक है, ही इज नॉट एंगेज इन मेकिंग एनी सप्लाई ऑफ गुड्स दैट थ्रू ईसीओ, ईसीओ के थ्रू सप्लाई नहीं कर सकता। सर ईसीओ के थ्रू सप्लाई नहीं कर सकता, हु इज रिक्वायर्ड टू कलेक्ट टैक्स एट सोर्स अंडर सेक्शन 52। ना मैं आपको बता दूं, ईसीओ के लिए गवर्नमेंट ने टीसीएस का प्रोसेस रखा है। व्हाट इज टीसीएस? टीसीएस इज टैक्स
collected at source. TCS is tax collected at source. ये जो TCS का प्रोसेस रखा है, ये दिस इज नॉट इनकम टैक्स, ये जीएसटी का TCS है। गवर्नमेंट ने कहा कि जो पर्सन ईसीओ है ना, ईसीओ, वही पर्सन को बोला कि भाई तू जब भी गुड्स को सप्लाई करेगा ना, बिजनेस के कहने पर कस्टमर को प्रोवाइड कर देगा और कस्टमर से पैसे लेने जाएगा, तो तू जो भी गुड्स के लिए, जो बिजनेसमैन के लिए काम कर रहा है ना, उसका TCS काट लेगा। सर थोड़ा सा एग्जांपल देके बताओ, आओ एक एग्जांपल देके समझ। ये देखो, ये देखो बच्चों, मेरे कहने का मतलब क्या है, TCS का कॉन्सेप्ट, टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स का कॉन्सेप्ट है क्या? तो देखो, एक तो मैंने आपको बताया था, ईसीओ के थ्रू अगर सर्विसेज सप्लाई की जाए तो हु आर लायबल टू पे जीएसटी? ईसीओ इज लायबल टू पे जीएसटी। नाउ दैट वाज अ डिफरेंट थिंग, दैट वाज अ डिफरेंट थिंग, समझ में आया? वो सिर्फ ओला उबर वाली एप्स के ऊपर बना है अभी तक, बाकियों के ऊपर नहीं लगा, वो चीज अलग है, ईसीओ चार्ज। हाँ, अभी जो हम बात कर रहे हैं वो टीसीएस की बात कर रहे हैं। सर ये क्या चीज है? देखो, मान लो एक अमेजोन ऐप है, आपकी कंपनी का नाम है अमेजोन। कस्टमर जो होता है, सॉरी, जो बिजनेसमैन होता है, वो यहां पे खड़ा है, बिजनेसमैन। ये बिजनेस जो है ना, ये अमेजोन की ऐप पर अपनी एडवर्टीजमेंट करता है और इस एड को कस्टमर देखता है और प्रोडक्ट को बुक कर लेता है, खरीद लेता है। समझ में आ गई बात? कस्टमर ने प्रोडक्ट को बुक कर दिया और वो खरीद लिया, पेमेंट दे दी। अमेजोन का बंदा आएगा, डिलीवरी देगा और डिलीवरी के साथ पैसे ले लेगा वापस, और उसके बदले में बिजनेस को इसके जो पैसे बनते थे वो दे देगा। अभी तक हम लोगों ने ये समझा था कि अमेजोन इससे क्या करेगा। तो मान लो ये जो प्रोडक्ट है वो 2000 रुपये का है, 2000 रुपये के ऊपर अमेजोन, 2000 रुपये के ऊपर अमेजोन अपना कमीशन चार्ज कर लेगा बच्चों, कमीशन चार्ज कर लेगा। मान लो 200 रुपये का कमीशन बनता है और 2000 रुपये के ऊपर वो टीसीएस भी चार्ज कर लेगा। नाउ सर ये टीसीएस क्या चीज है? बेटा ये जो टीसीएस है ना, टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स, ये जीएसटी की तरह ही है। ये टीसीएस इस 2000 रुपये में से चार्ज कर लेगा। 2000 का मान लो 1%, तो कितना है? 20 रुपये। तो ये टोटल उसने 1780 रुपीज छोड़ दिए और 1780 रुपीज बिजनेस को दे दिया। अब अमेजोन ने ये टीसीएस डिपॉजिट कर दिया टू द गवर्नमेंट, डिपॉजिटेड टू द, ठीक है, किसके बिहाफ पर? इस बिजनेस के बिहाफ पर। हालांकि ये बिजनेसमैन जो है ना, इसके दिमाग में एक बात आ रही है कि मेरी इससे सिर्फ 10% कमीशन की बात हुई थी, 2000 रुपये का बेचा, 10% 200 बनता है, तो 1800 रुपये आने चाहिए जेब में, जबकि जेब में कितना आया? 1780, तो 20 रुपये कहाँ चले गए? तो इस अमेजोन ने इसको एक टीसीएस का सर्टिफिकेट दे दिया। क्या दे दिया? टीसीएस का सर्टिफिकेट दे दिया। और इससे क्या होगा? इस टीसीएस के सर्टिफिकेट से इस बिजनेसमैन को क्या मिल जाएगा? इनपुट टैक्स क्रेडिट मिल जाएगा। सर ये आईटीसी क्यों मिल जाएगा? बेटा देखो, बहुत सिंपल सी बात है कि ये बिजनेसमैन ने अपनी जेब से जीएसटी खोया है, अपनी जेब से तो गया ना उसके जीएसटी, तो एक्चुअल में वो जो जीएसटी है वो गवर्नमेंट के पास जा चुका है। तो ये बिजनेसमैन कहेगा मुझे तो क्रेडिट चाहिए, हालांकि ये परचेज नहीं है, बट गवर्नमेंट ने कहा इसको क्रेडिट दे देंगे, टीसीएस का हम इसको क्रेडिट दे देंगे, इसने अपनी जेब से टैक्स भरा है इसलिए। तो ये बंदा टैक्स भरा, जो क्रेडिट ले लेगा, ये जो पर्सन भी क्रेडिट ले लेगा, वो जीएसटी का क्रेडिट अपने आउटपुट टैक्स में से एडजस्ट कर दे। जो भी उसका कभी आउटपुट टैक्स बनेगा, मान लो वो बिजनेसमैन ईसीओ के थ्रू भी बेचता है और बाहर भी बेचता है। बाहर मतलब कोई कस्टमर आ जाता है, उसको भी नॉर्मली भी डायरेक्टली भी बेच देता है। तो डायरेक्टली किसी कस्टमर को बेच दिया उसने डायरेक्टली, जहां पे कोई अमेजोन इन्वॉल्व नहीं था, और उससे कुछ उसने पैसे कमाए प्लस जीएसटी कमाया। वो जो जीएसटी उसने उठाया, कलेक्ट किया, उसमें से ये आईटीसी को एडजस्ट करेगा और जो जीएसटी बच गया वो जीएसटी कर देगा गवर्नमेंट। हाँ जी बच्चों, तो टीसीएस समझ में आ गया सबको? चलो बहुत ही बढ़िया। टीसीएस में सिंपल सी बात बस इतनी याद रखनी है,
इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर्स के ऊपर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी डाली जाती है और इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर्स को बोला जाता है कि आप बिजनेसमैन से टीसीएस लो और जाके गवर्नमेंट को पे कर दो और उस बिजनेसमैन को क्रेडिट मिल जाएगा, जैसे कि मैंने आपको इस ड्राइंग में बताया, इस पिक्चर में बताया। ठीक है जी। अब इसके अलावा आपको बस एक और बात का ध्यान रखना है। इसके अलावा जो बात का ध्यान रखना है वो ये कि हर एक ईसीओ को ये टीसीएस की रिक्वायरमेंट नहीं दी गई है, सिर्फ कुछ स्पेसिफाइड लोगों को दी गई है टीसीएस की रिक्वायरमेंट। और वो स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट किस किस के लिए है, हम सीए और सीएस और सीएमए स्टूडेंट्स, आपको मैं ये कोर्स बाद में करवाऊंगा, ये आपका एक अलग टॉपिक है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। जबकि सीए स्टूडेंट्स आपके कोर्स में नहीं है, सीए स्टूडेंट्स के फाइनल लेवल पे है, जबकि सीएस और सीएमए स्टूडेंट्स को अभी पढ़ना होगा, आपके कोर्स में आएगा। मैं जब आएगा तो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। बस अभी तक के लिए इतना ही काफी है टीसीएस के लिए। ठीक है बेटा, तो हम लोगों ने समझा, हम समझ रहे हैं कौन से वो लोग हैं जो कॉम्पोजिशन स्कीम का बेनिफिट नहीं ले सकते, दे आर नॉट एलिजिबल। ठीक है, तो कंडीशंस क्या डाली गई कि कॉम्पोजिशन स्कीम के लिए पहला कहा गया कि कॉम्पोजिशन स्कीम यानी 10(1) की अगर आपको फैसिलिटी लेनी है तो आप सर्विसेज का काम नहीं कर सकते हो। यह बात समझ में आती है सबको। He is not engaged in supply of services. He is not engaged in making any supply of goods which are not leviable to tax. यानी नॉन टैक्सेबल गुड्स नहीं बना सकते, जैसे कि अल्कोहलिक लिकर अगर आप सप्लाई कर रहे हो तो आपके लिए कॉम्पोजिशन स्कीम नहीं है। He is not engaged in making interstate supplies. इंटरस्टेट सप्लाईज नहीं होगा। अगर आप इंटरस्टेट सप्लाई करते हो तो हम आपको कॉम्पोजिशन स्कीम नहीं दे सकते हैं। इसका सिंपल सा रीजन है कि कॉम्पोजिशन स्कीम में जीएसटी में जब डेस्टिनेशन बेस का कॉन्सेप्ट लगता है तो डेस्टिनेशन का बेस का मतलब हुआ उस पर्टिकुलर एरिया वाला बंदा, पर्टिकुलर स्टेट, जिस स्टेट में गुड्स कंज्यूम हुए हैं, है ना, जहां इंटरस्टेट मूवमेंट बेची है, वहां पर वो पर्सन कलेक्ट करेगा टैक्स ना। वो स्टेट गवर्नमेंट टैक्स कैसे कलेक्ट कर सकती है मुझे बताओ? क्योंकि कॉम्पोजिशन डीलर तो आप एक स्टेट में हो। आप दिल्ली में अगर कॉम्पोजिशन डीलर हो, दिल्ली से हरियाणा बेच दोगे तो हरियाणा वाला कैसे जीएसटी कलेक्ट करेगा? क्योंकि डीलर तो आप यहीं के हो, हरियाणा वाले तो आपको जानते भी नहीं है। इसी रीजन से गवर्नमेंट ने क्लियरली कह दिया कि भैया कॉम्पोजिशन डीलर अगर आपको बनना है तो ये हमारी शर्तें हैं, इन शर्तों पे आपको ध्यान रखना है। सर्विसेज का काम नहीं कर सकते हो, कर सकते हो बट मैक्सिमम कितना कर सकते हो? 10% ऑफ द टर्नओवर, ये जो हम लोगों ने पढ़ा था, 10% ऑफ द टर्नओवर in a state or a UT in the preceding financial year or 5 लाख रुपीज whichever is higher। मतलब इससे ज्यादा का आप सर्विसेज का काम नहीं कर सकते हो। ठीक है जी। और फिर इसके बाद आप इंटरस्टेट सप्लाई काम नहीं कर सकते हो। अगर आप ये बात करें कि टैक्सेबल गुड्स, तो नॉन टैक्सेबल गुड्स ही बना सकते हो। टैक्सेबल गुड्स आप बना सकते हो, नॉन टैक्सेबल गुड्स नहीं बना सकते हो कॉम्पोजिशन स्कीम वाले। ही इज नॉट एंगेज इन मेकिंग एनी सप्लाई ऑफ गुड्स थ्रू ईसीओ हु इज रिक्वायर्ड टू कलेक्ट टैक्स एट सोर्स अंडर सेक्शन 52। जी हां, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर यानी ईसीओस के लिए भी गवर्नमेंट ने क्लियरली बोल दिया कि जो ईसीओस हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर्स हैं, इनको भी गवर्नमेंट ने कह दिया कि भाई आप लोगों के लिए भी कॉम्पोजिशन स्कीम का बेनिफिट नहीं है। जो लोग टीसीएस कलेक्ट करते हैं उनकी बात हो रही है। ही इज नॉट एंगेज इन मेकिंग एनी सप्लाई ऑफ गुड्स थ्रू एन ईसीओ। समझ में आ गई बात? सो वो बिजनेसमैन जो ईसीओ के थ्रू सप्लाई कर रहे हैं, नॉट ईसीओ बट वो बिजनेसमैन जो ईसीओ के थ्रू सप्लाई कर रहे हैं, दे आर नॉट फॉर कॉम्पोजिशन स्कीम। इसका रीजन एक सिंपल सा ये भी हो सकता है बच्चों, जब भी हम लोग ईसीओ से सामान बुक करते हैं, कभी आपने देखा होगा अमेजोन से भी बुक करते हैं, तो इसका रीजन ये भी है कि अमेजोन से जब सामान बुक करते हैं तो वो जो बिजनेसमैन होता है वो सामान डिलीवर तो करवा देता है बट वो सामान, बहुत सारा सामान इंटरस्टेट जा रहा होता है। भाई कोई बंदा यूपी से है, जो बंदा ने कस्टमर है और वो प्रोडक्ट को पसंद करता है, और वो बंदा जो बिजनेसमैन है वो दिल्ली का है, तो दिल्ली से यूपी गया गुड्स, गया ईसीओ के थ्रू बट गया तो दिल्ली से यूपी ना। इंटरस्टेट मूवमेंट तो हो ही रही है और इंटरस्टेट मूवमेंट तो हम मना ही कर रहे हैं। तो इसी रीजन से गवर्नमेंट ने कह दिया कि भैया देखो ऐसा है, अगर आप ईसीओ के थ्रू सामान सप्लाई करते हो और वो ईसीओ जो टीसीएस कलेक्ट करता है, तो नहीं सर, हम आपको कॉम्पोजिशन स्कीम का बेनिफिट नहीं देंगे। ही इज नॉट अ मैन्युफैक्चरर ऑफ सच गुड्स। कुछ ऐसे नोटिफाइड गुड्स जैसे टोबैको प्रोडक्ट्स, पान मसाला, ठीक है सर, ऐसे कुछ प्रोडक्ट्स, आइसक्रीम हम लोग डिस्कस करेंगे ऐसा क्यों, बट मैन्युफैक्चर ऑफ सच गुड्स विच आर नोटिफाइड बाय द गवर्नमेंट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द काउंसिल। काउंसिल कौन सी? जीएसटी काउंसिल। जीएसटी काउंसिल यानी आर्टिकल 279 है कि नहीं, याद रहना चाहिए। ही इज नाइदर अ सीटीपी नॉर अ एनआरटीपी। सर ये सीटीपी तो मैंने थोड़ा सा आपको बताया था, एनआरटीपी नहीं याद आ रहा, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, आ जाओ। सीटीपी और एनआरटीपी का ये देखो,
ये देखो सीटीपी, कैजुअल टैक्सेबल पर्सन के बारे में मैंने आपको क्या बताया था बेटा, एक एग्जांपल दिया था मैंने आपको पहले भी। shaadimubarak.com नाम से आपकी एक वेबसाइट है, आपका एक कंपनी है जो आपने दिल्ली में स्टैब्लिश करी, ठीक है, आपने दिल्ली में स्टैब्लिश करी shaadimubarak.com। आप लोगों की शादी ऑर्गेनाइज करते हो, इवेंट ऑर्गेनाइज करते हो, ठीक है, और आप वो शादी जो इवेंट ऑर्गेनाइज करते हो उसके अंदर आपको केटरिंग का काम करना है, डेकोरेशन का काम करना है, डीजे का काम करना है, सारा काम आपकी तरफ से होगा। कंपनी जो जो क्या कहते हैं, जो कस्टमर होगा वो सिर्फ आपको पैसा देगा और आपको आगे पूरा का पूरा वो इवेंट ऑर्गेनाइज करना है। तो मान लेते हैं आप दिल्ली में रजिस्टर्ड ऑफिस हो और आपका काम ही दिल्ली में ही है, बहुत अच्छा काम है। एक इमीडिएटली कॉल आ जाती है पंजाब से, पंजाब साइड से, कि हमने आपके मैरिज ऑर्गेनाइजेशन इवेंट के बारे में सुना है, आप बहुत अच्छा काम करते हो, हमारे लिए भी करो। तो पंजाब से कॉल आती है, क्या वो मना कर सकते हैं? नहीं, कहेंगे सर आ जाते हैं, क्या दिक्कत है, आ जाएंगे हम लोग, कल आ जाते। तो मीटिंग करने के लिए आ गए, वो वहाँ पे पंजाब में पहुँच गए, हमारी टीम पहुँच गई। अब वहाँ पे बात करते हैं और पंजाब वाला जो वो पर्सन होता है वो कहता है कि हम आपको 10 लाख रुपए देंगे, उस 10 लाख रुपए को 10 लाख रुपए प्लस जीएसटी आप हमसे लो, ठीक है, और हमें सारा इवेंट आप खुद ही कर दो, हम लोग कुछ पंगे डालने नहीं चाहते, डीजे आपका, केटरिंग आपकी, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है। तो shaadimubarak.com ने कहा ठीक है सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप ऐसा कहते हो, हम करने के लिए रेडी हैं, आप जैसा कहोगे वैसे कर लेंगे, ठीक है। तो shaadimubarak.com ने मना नहीं किया। तो क्या मुझे एक बात बताओ, क्या वो पंजाब में रजिस्टर्ड है? नहीं है। तो पंजाब में जब वो रजिस्टर्ड नहीं है तो वो बिल 10 लाख प्लस जीएसटी वाला कैसे बना सकता है? गवर्नमेंट ने सोचा कि यार ऐसे तो बहुत सारे लोग होते होंगे जो दूसरे एरियाज में जाते जरूर हैं बट रेगुलरली नहीं जाते। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूं, जैसे आप लोगों ने देखा होगा ये ट्रेड फेयर्स होते हैं, छोटे छोटे ट्रेड फेयर्स होते हैं, होटल्स में होते हैं ट्रेड फेयर्स। बहुत सारे एरियाज हैं जिन एरियाज में ट्रेड फेयर लगाए जाते हैं, स्टेट वाइज लोग आते हैं, दिल्ली से कोई यूपी जा रहा है, कोई पंजाब जा रहा है, कोई चंडीगढ़ जा रहा है, कोई राजस्थान जा रहा है, कोई बिहार जा रहा है, कोई कुछ एरियाज में जा रहा है, तो मतलब अलग अलग एरियाज में ट्रेवल कर रहे हैं। बट क्या वो वहां पे परमानेंट ठैया लेके बैठ गए? नहीं भाई, परमानेंट ठैया नहीं है वो वहां पे एक टेम्परेरी के लिए, टाइम के लिए गए हैं, हफ्ते की सेल करेंगे, अपनी एडवर्टीजमेंट करेंगे, अपने कार्ड्स दे देंगे सबको, प्रोडक्ट्स को बेचेंगे, पसंद आएंगे तो वो दोबारा कॉल कर लेंगे, है कि नहीं? तो इस तरीके से वो काम करेंगे वहां पर। समझ में आ गया सर? ये जो पर्सन्स होते हैं ना, गवर्नमेंट कहती है देखो इन लोगों को बोला रजिस्ट्रेशन करवाओ, इन्होंने मना कर दिया, सर हम रजिस्ट्रेशन क्यों करवाए? कहता सर रजिस्ट्रेशन तो, गवर्नमेंट कहता रजिस्ट्रेशन तो देखो करवानी पड़ेगी, आप पंजाब में आके काम कर रहे हो, आपको पंजाब गवर्नमेंट के साथ रजिस्ट्रेशन करवानी पड़ेगी जीएसटी की। उसने कहा कि सर देखो मेरा हफ्ते का काम है, मैं हफ्ते के लिए इवेंट कर रहा हूं, हफ्ते के बाद वापस चले जाऊंगा, मैं हर महीने के महीने रिटर्न क्यों भरूंगा? बात तो गवर्नमेंट ने कहा ये बात सही है, हर महीने के महीने बेचारा रिटर्न भरता रहेगा। इसीलिए गवर्नमेंट ने कैजुअल टैक्सेबल पर्सन के नाम से एक अलग रजिस्ट्रेशन जो है आइडेंटिटी निकाल दी कि ठीक है यार तू एक काम कर, तू सीटीपी के नाम से रजिस्ट्रेशन करवा दे। कहता इससे क्या होगा, आप एक स्टेट में रजिस्टर्ड हो ना, दूसरे स्टेट में आप कैजुअली जाते हो ना, कैजुअली मतलब सर आए गए, उसके बाद हफ्ते के बाद आप वापस आ जाओगे, दोबारा आपका पता नहीं कि वहां पर बिजनेस होगा या नहीं होगा। ऐसे केस में आप कैजुअल टैक्सेबल पर्सन के नाम से रजिस्ट्रेशन करवाने पर आपको यह फायदा हो जाएगा कि आप हफ्ते के लिए रजिस्टर्ड हो जाओगे, 7 दिन के लिए कैजुअल टैक्सेबल पर्सन का जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म होगा उसमें आप 7 डेज के लिए आप रजिस्टर्ड हो जाओगे, 7 डेज 10 डेज, और अगर आपने 10 डेज के लिए रजिस्ट्रेशन करवाई है आप वापस आ जाओगे तो आपको दोबारा रजिस्ट्रेशन फॉर्म, दोबारा रिटर्न्स और पेमेंट्स ऑफ टैक्सेस वगैरह करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जबकि जो पंजाब में बंदा रजिस्ट्रेशन ले लेगा उसको क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाएगी? उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी रिटर्न फाइल करना, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी पेमेंट ऑफ टैक्सेस देना, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत सारी होंगी। हर महीने के महीने वो बंदा बेचारा दिल्ली का भी काम करेगा, पंजाब का भी काम करेगा, चाहे भले ही पंजाब में सिर्फ एक ही बिजनेस आया हो। तो यार देखो ये कोई समझदारी नहीं है कि एक ही बिजनेस आने की वजह से वो बंदा वहां पे जाके एक ब्रांच खोल दे, नहीं, क्यों? ये कोई समझदारी नहीं है। 3 4 5 6 कॉल्स आ जाए, 6 ब्रांच, 6 काम स्टार्ट कर दिए, 5 6 काम हो गए, तब जाके बंदा प्लान करता है, अदरवाइज उसको जरूरत ही नहीं। तो ऐसे केस में गवर्नमेंट कहती है कि ठीक है आप प्रॉपर रजिस्ट्रेशन मत कराओ, सीटीपी के नाम से रजिस्ट्रेशन करवा लो। आपको समझ में आ गया सीटीपी क्या है? कैजुअल टैक्सेबल पर्सन, ठीक है। इसकी वैसे प्रॉपर डेफिनेशन हम रजिस्ट्रेशन चैप्टर में भी पढ़ेंगे, सारे बच्चे सीए सीएस सीएमए सारे बच्चे कैजुअल टैक्सेबल पर्सन के बारे में हम लोग रजिस्ट्रेशन चैप्टर में भी पढ़ेंगे, जहां पे मैं आपको बताऊंगा कि सीटीपी कैसे रजिस्ट्रेशन कराई जाती है और सीटीपी का मतलब क्या होता है। तो सीटीपी का मतलब आपको बस इतना समझना है अभी के लिए, इस पिक्चर के साथ आप लोग ड्राइंग बना लो कि सीटीपी एक एरिया में रजिस्टर्ड है, ठीक है, दिल्ली में रजिस्टर्ड है फॉर एग्जाम्पल,
और उसको पंजाब से कॉल अगर वो आती है और अगर वो 10 दिन के लिए वहां पे जा रहा है, तो 10 दिन के बाद वो नहीं चाहता कि उसको बार बार जीएसटी और रिटर्न्स और इन सब चक्करों में उसको वहां के लिए काम करना पड़ जाए। इसलिए गवर्नमेंट ने उसको कैजुअल टैक्सेबल पर्सन की रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए बोला। वो वहां पर सीटीपी के नाम से रजिस्ट्रेशन करवा लेगा। अब सीटीपी के नाम से रजिस्ट्रेशन कराने के बाद 10 दिन के लिए वो रजिस्टर्ड है, जितने दिन के लिए वो काम कर रहा है उतने दिन के लिए रजिस्टर्ड है। उसके बाद वो पेमेंट ऑफ टैक्सेस गवर्नमेंट को पे कर देगा टैक्स, और रिटर्न भर देगा एक ही बारी। और फिर उसके बाद दोबारा जब वो वापस जाएगा तो उसको पंजाब के लिए कोई और काम करने की जरूरत नहीं है। सर इसी को हम बोलते हैं सीटीपी, कैजुअल टैक्सेबल पर्सन। बच्चों अगर आपने ध्यान से देखा हो तो हम लोगों ने इसमें क्या देखा, इसमें लिखा है ही इज नाइदर अ सीटीपी नॉर एनआरटीपी, यानी वो सीटीपी भी नहीं होना चाहिए, एनआरटीपी भी नहीं होना चाहिए। नाउ व्हाट इज सीटीपी, वी नो दैट, हम कैजुअल टैक्सेबल पर्सन जानते हैं अब, है ना। तो कैजुअल टैक्सेबल पर्सन देखो कहीं ना कहीं इसका इंटरस्टेट लिंक है, ये तो बात आप सब लोग जानते हो, इंटरस्टेट लिंक है ना। इसलिए गवर्नमेंट ने कहा दिया कि नहीं यार हम इनको कॉम्पोजिशन स्कीम नहीं दे सकते, फिर इंटरलिंकिंग वाला, इंटरस्टेट वाला लिंकिंग वाला प्रॉब्लम होगा, और जीएसटी एक डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है, बड़ी दिक्कतें आने वाली है, हम कॉम्पोजिशन स्कीम इनको नहीं दे सकते। ठीक है जी। अब दूसरा एनआरटीपी का नाम लिया। सर एनआरटीपी क्या चीज है, आओ बच्चों एनआरटीपी के बारे में भी समझ लेते हैं। ये देखो, नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन। नाउ एक्चुअल में क्या है, ये ना वीडियो मैंने पहले बना चुका हूँ, वो वीडियो में थोड़ा सा वॉइस के इश्यूज आ रहे थे, आपने देखा होगा जो मेरी इससे पहले वीडियो चल रही थी उसमें थोड़ा सा हल्का फुल्का वॉइस में कहीं कटिंग आ गई। इसके लिए मैंने बीच में वीडियो कट करके, अब वो जो आगे की वीडियो तो और भी ख़राब हो रही थी, बहुत वॉइस में बहुत ब्रेक हो रहा था, तो फिर वो मैंने काट के यहीं से मैंने एडिटिंग कर दी। तो इसलिए ये जो PD वर्ड आपके सामने पहले से बना हुआ है, ये मैंने पहले से नहीं बनाया था, ये एक वीडियो मैं बना चुका हूँ, ठीक है, और उसी को आगे फिर इसी वर्ड को मैं फाइल को यूज कर रहा हूं। ठीक है जी। तो नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन के बारे में पढ़ते हैं। नाउ व्हाट इज नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन। नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन नाम से ही पता चलता है ये इंडिया का तो रेजिडेंट नहीं है भाई, ये इंडिया का रेजिडेंट नहीं है, ये इंडिया में नहीं रहता, ये तो बात कंफर्म हो गई। ठीक है, नॉन रेजिडेंट है ये हमारे देश का। ठीक है सर, हमसे समझ में आता है सर, ये तो नॉन रेजिडेंट है। देखो इसका मतलब है वो इंडिया में नहीं रहता, इंडिया के बाहर रहता है और बाहर से इंडिया में आया। जैसे कैजुअल टैक्सेबल पर्सन एक स्टेट में रजिस्टर्ड है और दूसरे स्टेट में कैजुअली जाता है, नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन हमारे देश में रजिस्टर्ड ही नहीं है, पहला डिफरेंस। नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन हमारे देश में आया है, आया कैजुअली है, कैजुअली काम करके फिर चले जाएगा। इसका मतलब है एग्जैक्टली वैसे ही जैसे सीटीपी एक स्टेट से दूसरे स्टेट में ट्रेवल करता है, काम करके वापस चले जाता है, एनआरटीपी एक देश से दूसरे देश में आता है और बिजनेस करता है और उसके बाद चले जाता है वापस, और उसको दोबारा इंडिया में आने का कोई मन नहीं है। हाँ एग्जैक्टली, मैं एग्जांपल देता हूं, वर्ल्ड ट्रेड फेयर, हमारे देश में वर्ल्ड ट्रेड फेयर होता है, प्रगति मैदान में वर्ल्ड ट्रेड फेयर होता है। तो उस वर्ल्ड ट्रेड फेयर में क्या होता है, शॉप्स लगाई जाती हैं और इंटरनेशनल सबको इनविटेशन दिया जाता है कि कोई भी कंपनी अगर आना चाहती है आ जाए, कोई दिक्कत नहीं है। तो बहुत सारे बाहर के लोग इंडिया में ट्रेवल करते हैं अपने प्रोडक्ट्स को एडवर्टाइज करने के लिए, है ना। प्रगति मैदान में वो लोग लगाते हैं और पर्टिकुलर अपना शॉप खरीद लेते हैं, किराए पर ले लेते हैं, रेंट पर ले लेते हैं 4-5 दिन, जितने भी दिन के लिए। अब वो बंदा बाहर से आया, 5 दिन के लिए आया, उसका प्लान 5 दिन से ज्यादा स्टे करने का नहीं है, बात को ध्यान से समझना। अब उसका प्लान 5 दिन से ज्यादा स्टे करने का यहां पर नहीं है, 5 दिन के लिए आया है, 5 दिन उसने बिजनेस किया और फिर वो वापस चले जाएगा। कैसा लगेगा आपको अगर मैं आपको ये बोलूं कि आपको इंडिया में पहले तो रजिस्ट्रेशन करवानी है और फिर वहां बैठ के भी आपको इंडिया की रिटर्न्स भरनी है। अरे भाई, जब मैंने आगे काम करना ही नहीं है इंडिया में, तो मैं इंडिया में जीएसटी रिटर्न्स क्यों भरूं, इंडिया में जीएसटी पेमेंट्स क्यों करूं। बात तो उस बंदे की ठीक थी, इसीलिए गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि ठीक है हम आपके लिए एक नया प्रोविजन निकालते हैं। कहते क्या, हमने आपके लिए एनआरटीपी निकाला है। वो क्या होता है, एनआरटीपी से ये होगा, जैसे सीटीपी को हम लोग कैजुअली रजिस्ट्रेशन करवाने की बातें कर रहे थे, वैसे ही एनआरटीपी भी एक कैजुअल रजिस्ट्रेशन है। ओके सर, अच्छा, तो वो बंदा जो है ना हमारे देश में रजिस्टर्ड तो है नहीं, बट अगर वो 4 या 5 दिन के लिए भी आया है, तो अगर वो चाहे तो 4 या 5 दिन के लिए भी रजिस्ट्रेशन करवा सकता है। तो बच्चों, नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन कौन होता है। नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन वो पर्सन हो गया जो पर्सन इंडिया का नॉन रेजिडेंट है, इंडिया में आया, कैजुअली काम करा, वर्ल्ड ट्रेड फेयर में आया, हिस्सा लिया और अब वो वापस जा रहा है। उसने इंडिया में कुछ सेल भी करी होगी, बट गवर्नमेंट उसको ये कहता है कि कोई दिक्कत नहीं है, आप 4-5 दिन के लिए रजिस्ट्रेशन आपकी वैलिड मानी जाएगी, 4-5 दिन के लिए आप रजिस्ट्रेशन करवा के रखो और उसको आप एनआरटीपी के नाम से रजिस्ट्रेशन करवाओ, सो दैट आप जब वापस दूसरी कंट्री में जाओ, अपनी कंट्री में जाओ, तो आपको इंडिया की रिटर्न्स की लाइबिलिटी या जीएसटी जमा कराने की और कोई जिम्मेदारी आपके ऊपर ना आए।
समझ में आ गई बात। तो इसीलिए नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन का नाम दिया गया, NRTP बोलते हैं हम इसको। सिर्फ दोनों में फर्क समझ लो, दोनों ही एक तरह से कैजुअल हैं, बट पहला जो कैजुअल टैक्सेबल पर्सन है वो एक रेजिडेंट है, इसका मतलब वो कहीं ना कहीं हमारे देश में रजिस्टर्ड है, जबकि NRTP जो है वो हमारे देश में रजिस्टर्ड भी नहीं है कहीं भी, वो आया है इंडिया में कैजुअली बिजनेस करके वापस चले जाएगा। तो गवर्नमेंट उसको एक राइट देती है कि जितने दिन के लिए तुम आए हो, 4-5 दिन, 6 दिन, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, उतने दिन के लिए आप रजिस्ट्रेशन करवा लो NRTP के नाम से। ठीक है बच्चों, अब ये रजिस्ट्रेशन कैसे होती है, क्या होता है, ये सब चीजें हम लोग रजिस्ट्रेशन चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, वापस आ जाते हैं। चलो, सो हम लोग ये पढ़ रहे थे सेक्शन 10(2) के अंदर कि ये वो पर्सन्स हैं विच हु इज नॉट एलिजिबल इन हु आर नॉट एलिजिबल फॉर कॉम्पोजिशन स्कीम। मतलब अगर आप कॉम्पोजिशन स्कीम में हो ना, तो आपको ये 6 पॉइंट्स का बहुत ध्यान रखना होगा। ये 6 पॉइंट्स आप नहीं कर सकते हो। इन 6 पॉइंट्स को जो हम लोग पढ़ रहे हैं, ही इज नॉट एंगेज इन सप्लाई ऑफ सर्विसेज, he is not making any he is not engaged in any non taxable supply. Number 3, he is not making any interstate supply. Number 4, he is not engaged in making any in supply of goods through ECO. कोई ऐसा बिजनेसमैन नहीं होना चाहिए जो ECO के थ्रू गुड्स बेच रहा हो, और वही ECO जो सेक्शन 52 में TCS की लायबिलिटी रखता है। इसके अलावा ही इज नॉट अ मैन्युफैक्चरर ऑफ नोटिफाइड गुड्स, जो गवर्नमेंट नोटिफाई करेगी वो वाले गुड्स का मैन्युफैक्चरर नहीं होना चाहिए। और लास्ट में ही इज नाइदर अ CTP नॉर NRTP। ठीक है जी, तो ये 6 पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। आई होप आपको याद हो गए होंगे। हम आगे बढ़ते हैं। प्रोवाइडेड दैट वेयर मोर देन 1 रजिस्टर्ड पर्सन आर हैविंग सेम पैन नंबर, द रजिस्टर्ड पर्सन शेल नॉट बी एलिजिबल टू ऑप्ट फॉर द स्कीम अंडर सबसेक्शन 1 अनलेस ऑल रजिस्टर्ड पर्सन ऑप्ट टू पे टैक्स अंडर दैट सब सेक्शन। क्या मतलब है इसका? मतलब है कि एक रजिस्टर्ड पर्सन, अगर मान लो 3-4 पर्सन्स हैं, 3-4 पर्सन्स हैं, पर्सन्स मतलब यहां पर कि पैन एक है, 4 ब्रांचेस हैं आपकी। पैन एक है बट आपकी ब्रांचेस कितनी है? 4 ब्रांचेस हैं। मैं यहां पर एक एग्जांपल लेके आपको करवाता हूं। ये देखो, तो बच्चों मान लेते हैं कि आपकी कंपनी का नाम है P लिमिटेड। ठीक है, और उसका एक ऑब्वियसली पैन नंबर होगा। पैन नंबर होता है ना, परमानेंट अकाउंट नंबर, है ना, इनकम टैक्स वाला। एक पैन नंबर होगा, बट इसके जो ब्रांचेस होंगे ना, वो 5 ब्रांचेस हैं। मान लो एक ब्रांच है दिल्ली में, एक ब्रांच है यूपी में, एक ब्रांच है हरियाणा में, एक ब्रांच है पंजाब में, एक ब्रांच है बिहार में। ठीक है, ये 5 उसके ब्रांचेस हैं। अब ये 5 जो ब्रांचेस है ना, ये अलग अलग स्टेट में हैं। ठीक है ना। और हम लोगों ने क्या पढ़ा था, ये लोग अगर एक दूसरे को भी सप्लाई करेंगे वो सप्लाई माना जाएगा। याद है, डीम सप्लाई विदाउट कंसिडरेशन। हाँ, ये बिल्कुल वही वाला है। तो सब लोग अलग अलग रजिस्टर्ड होंगे, ये बात तो पक्की है। हर पर्सन ने अलग अलग रजिस्ट्रेशन करवाई होगी, हर स्टेट में अलग अलग रजिस्ट्रेशन होगी। अब यहां पे बात ये हो रही है, जो ये वो कहना चाहते हैं, दैट provided that where more than 1 registered persons are having same PAN number, the registered person shall not be eligible to opt for the scheme under subsection 1 of section 10 unless all such registered persons opt to pay tax under that subsection। यानी मान लो अगर दिल्ली वाला ब्रांच कहता है कि मुझे कॉम्पोजिशन स्कीम चाहिए, ये रेगुलर स्कीम में है, ये भी रेगुलर स्कीम में है, ये भी रेगुलर स्कीम में है, और ये भी रेगुलर स्कीम में है, और आगे भी यूपी ब्रांच कहती है मुझे रेगुलर स्कीम ही चाहिए, हरियाणा ब्रांच कहती है मुझे रेगुलर स्कीम ही सही है, पंजाब के लिए भी रेगुलर सही है, बिहार के लिए भी, बट दिल्ली वाला कहता है मेरे पास है तो रेगुलर, बट मैं कॉम्पोजिशन में आना चाहता हूं क्योंकि मेरा टर्नओवर जो है बहुत कम है। भाई मान लो अगर इनका टर्नओवर 70 लाख है, इनका टर्नओवर 60 लाख है, ये कहना चाहता है कि सर मैं कॉम्पोजिशन में आना चाहता हूं। क्या गवर्नमेंट इसको कॉम्पोजिशन अलग से दे देगी? नहीं भाई, पैन क्योंकि एक ही है, कंपनी क्योंकि एक ही है, पेरेंट्स एक ही हैं आपके, तो ऐसे केस में उन पेरेंट्स के बेसिस पे, यानी उस कंपनी के बेसिस पर, आपका अगर एक बंदा कॉम्पोजिशन स्कीम मांग रहा है तो हम इसको कॉम्पोजिशन स्कीम तब देंगे जब ये चारों भी कॉम्पोजिशन स्कीम में कन्वर्ट करा लेंगे। अगर ये चारों कॉम्पोजिशन स्कीम में एग्री नहीं है, यानी ये रेगुलर स्कीम फॉलो करना चाहते हैं, तो इसको कॉम्पोजिशन स्कीम कतई नहीं मिलेगा। समझ में आ गई बात? सो एक बार इस लाइन को फिर से पढ़ते हैं, क्या लिखा है। प्रोवाइडेड दैट वेयर मोर देन 1 रजिस्टर्ड पर्सन्स आर हैविंग सेम पैन नंबर, the registered person shall not be eligible to opt for the scheme under subsection 1 unless all such registered persons opt to pay tax under that subsection।
इज दैट क्लियर? बहुत ही बढ़िया। नाउ सेक्शन 10 सबसेक्शन 2A क्या बोलता है ये? हम पहले स्टैट्यूटरी प्रोविजंस पढ़ रहे हैं, 10.2, 10.1, 10.2, 10.2A पढ़ लेते हैं, फिर 10.1 और 10.2 की एनालिसिस पढ़ेंगे, ठीक है, और फिर अगली क्लास में 10.3 और 10.4 भी पढ़ेंगे, ठीक है। 10.2A क्या कहता है, आओ जरा देखें। 10.2A का मतलब क्या है? ये एक नया सेक्शन है, ठीक है। पहले तो 10.1, 10.2, 10.3 ही बना था, जब 2A आया इसका मतलब है ये एक नया सबसेक्शन है जो बाद में इंट्रोड्यूस किया गया क्योंकि उस वक्त तक नहीं बना था। Notwithstanding anything to the contrary contained in the act, but subject to the provisions of subsection 3 and 4 of section 9. हाँ, subsection 3 and 4 of section 9 यानी रिवर्स चार्ज। बहुत ही बढ़िया बेटा, जिसको याद आ गया रिवर्स चार्ज, यानी रिवर्स चार्ज वालों को छोड़ के, यानी वो ये कहना चाहता है कि रिवर्स चार्ज वाले पॉइंट्स को इग्नोर करना है इस सेक्शन को रीड करते वक्त, है ना। तो आगे पढ़ते हैं। अ रजिस्टर्ड पर्सन नॉट एलिजिबल टू ऑप्ट टू पे टैक्स अंडर सबसेक्शन 1 एंड सबसेक्शन 2 whose aggregate turnover in preceding financial year did not exceed 50 लाख। मतलब ये कि वो रजिस्टर्ड पर्सन्स, प्लीज ध्यान देंगे, वो रजिस्टर्ड पर्सन्स नॉट एलिजिबल टू पे टैक्स अंडर सबसेक्शन 1 एंड सबसेक्शन 2। सर, हु आर नॉट एलिजिबल टू पे टैक्स अंडर सबसेक्शन 1 एंड सबसेक्शन 2? Whose aggregate turnover in preceding financial year, पहले तो बताओ 10.1 और 10.2 के अंदर कौन नहीं आ सकता भाई? 10.1 के अंदर कौन नहीं आ सकता? कॉम्पोजिशन स्कीम के 10.1 में कौन नहीं आ सकता? 10.2 वाले, यही तो 6 पॉइंट्स थे, बताओ यस या नो? ये जो 6 पॉइंट्स थे, यही 6 पॉइंट्स के बारे में तो हम लोगों ने पढ़ा था कि जो लोग कॉम्पोजिशन स्कीम नहीं ले सकते, यानी अगर आप सर्विसेज का काम करते हो तो कॉम्पोजिशन स्कीम नहीं ले सकते हो, अगर आप इंटरस्टेट सप्लाई करते हो तो आप कॉम्पोजिशन स्कीम नहीं ले सकते हो, अगर आप नॉन टैक्सेबल सप्लाई को सप्लाई करते हो तो आप जो है कॉम्पोजिशन स्कीम नहीं ले सकते हो, अगर आप मैन्युफैक्चर कर रहे हो कोई नोटिफाइड गुड्स को तो आप कॉम्पोजिशन स्कीम नहीं ले सकते हो, या फिर अगर आप ईसीओ के थ्रू सामान सप्लाई कर रहे हो, जो टीसीएस वाला ईसीओ है, जो टीसीएस कलेक्ट करने की लायबिलिटी रखता है सेक्शन 52 में, तो उसका वो बिजनेसमैन को भी जो है सेक्शन 10.2 का बेनिफिट, 10.1 का बेनिफिट, कॉम्पोजिशन स्कीम का बेनिफिट नहीं मिलेगा, और वो एनआरटीपी और सीटीपी को भी नहीं मिलेगा। तो बेसिकली वो 6 पॉइंट्स की बात कर रहा था, यहां पर फिर से पढ़ते हैं। कहता है अ रजिस्टर्ड पर्सन नॉट एलिजिबल टू ऑप्ट टू पे टैक्स अंडर सबसेक्शन 1 एंड सबसेक्शन 2 whose aggregate turnover, लो जी आगे क्या बोलता है, whose aggregate turnover in preceding financial year did not exceed 50 लाख रुपीस। सर यहां पे तो बिजनेस का टर्नओवर कुछ और था, हाँ, कितना बोला गया था? 1 करोड़ 50 लाख। कितना बोला गया था कॉम्पोजिशन स्कीम के लिए? 1 करोड़ 50 लाख। तो इन्होंने बोला कि ये वो लोग जो ये 6 पॉइंट्स हैं, जिनको 6 पॉइंट्स के अंदर रखा गया, और इन 6 पॉइंट्स के अंदर जो पर्सन आते हैं और उनकी टर्नओवर अगर 50 लाख रुपए तक की होती है, 50 लाख रुपए तक की होती है, मे ऑप्ट टू पे इन ल्यू ऑफ टैक्स पेबल अंडर बाय हिम अंडर सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 9, यानी उस 9(1) के जो चार्ज ऑफ जीएसटी लगता है, 9(1) पे क्या टैक्स लगता है भाई? 9(1) पे टैक्स लगता है 0.125, 2.5, 6, 9, 14, मैक्सिमम 20। याद आ रहा है? याद आ रहा है? सीजीएसटी की बात करें तो याद आ रहा है, आईजीएसटी की बात करेंगे तो डबल हो जाता है, याद आ रहा है? ये बातें हम लोगों ने 9192 में पढ़ी थी, है ना, 91 में पढ़ी थी। 91 में मैंने आपको जब एनालिसिस कराया था तो मैंने आपको रेट्स ऑफ जीएसटी कराया था कि क्या क्या रेट्स हो सकते हैं जीएसटी के। अब कहने का मतलब है वो वाले रेट्स नहीं लगेंगे, उसकी जगह पर इन ल्यू ऑफ दीज रेट्स, इन ल्यू ऑफ सेक्शन 9(1), है ना, क्या लगा? इन ल्यू ऑफ सबसेक्शन 9(1) ऑफ सेक्शन 9 एन अमाउंट ऑफ टैक्स कैलकुलेटेड एट सच रेट एज मे बी प्रिस्क्राइब बट नॉट एक्सीडिंग 3%। ना अगर हम लोग इस लैंग्वेज को ध्यान से पढ़े तो ये लैंग्वेज बिल्कुल वैसे ही है जैसे 10(1) में लिखी थी। क्या? notwithstanding anything to contrary contained in this act but subject to the provision of subsection 3 and 4 of section 9 यानी रिवर्स चार्ज को छोड़ के, a registered person whose aggregate turnover in preceding financial year did not exceed 50 लाख, जबकि इस 50 लाख को बढ़ा के कितना कर दिया गया? 1 करोड़ 50 लाख, may opt to pay in lieu of tax payable by him under subsection 1 of section 9 same an amount of tax calculated at such rate as may be prescribed but not exceeding। कितना रेट बताया था? 1%, बाद में 0.5% कर दिया, अमेंड करके 1 हाफ हो गया, 2.5 हो गया, और तीसरा भी हाफ था। तो बेसिकली ये आया था ना, ये बेटा इसकी जगह पर उन्होंने बोला ये जो लोग हैं, ये जो 6 पॉइंट्स जो हम लोगों ने पढ़े थे, और अगर इनका टर्नओवर 50 लाख रुपए तक का है तो गवर्नमेंट ने कहा हम आपको एक कंसेशनल रेट ऑफ टैक्स की स्कीम देंगे और आपको जीएसटी पे करना पड़ेगा मात्र 3%। सीजीएसटी, हम सीजीएसटी एक्ट पढ़ रहे हैं ना, तो सीजीएसटी 3%, एसजीएसटी 3, टोटल 6।
ऑफ द टर्नओवर ऑफ द स्टेट और यूटी इफ ही इज नॉट। लो जी, अब मेन बात आ जाती है सर। अभी तो वैसे तो ये वर्ड्स पढ़ के ये लगता है कि ये इन 6 पॉइंट्स के लिए बोल रहा है जिनकी टर्नओवर 50 लाख रुपए तक की है, इन 6 पॉइंट्स के लिए। और उनको बोला जा रहा है कि आपको कोई कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, कोई आईटीसी नहीं, कोई आउटपुट टैक्स नहीं, आपको सिंपली टर्नओवर का जीएसटी पे करना है। अगर आपकी टर्नओवर 50 लाख रुपए तक की है तो आपको सिर्फ और सिर्फ जीएसटी पे कर देना है नॉर्मल तरीके से, कोई ऐसी बात नहीं है। ठीक है जी। इफ ही इज नॉट, क्या? इफ ही इज नॉट एंगेज्ड इन मेकिंग any supply of goods or services which are not leviable to tax under the act। क्या बोला? which are not leviable to tax under the act। ये तो सर वही है जो हम लोगों ने ऊपर पढ़ा था। जी हाँ, he is not engaged in making he is not engaged in making any supply of good or service which are not leviable to tax, मतलब non taxable goods का सप्लाई नहीं कर सकता। नंबर 2, he is not engaged in making interstate supply। ठीक है, so he is not engaged in making any supply of goods or services through ECO, वही TCS वाला ECO जो हम लोगों ने पहले भी पढ़ा था। A manufacturer of such goods or supplier of such services as may be notified by the government on the recommendation of council। तो ये सारी बातें हम लोगों ने कहीं ना कहीं पढ़ी हुई लग रही हैं। बिल्कुल बेटा, कहीं ना कहीं पढ़ी हुई हैं, जरूर दिखाता हूं अभी। CTP NRTP सर, ये 5 पॉइंट्स, ये बिल्कुल एग्जैक्टली वही पॉइंट्स नहीं है जो हम लोगों ने यहां पढ़े थे। हाँ, सिर्फ एक पॉइंट को छोड़ के। कौन सा पॉइंट को छोड़ के? पहला पॉइंट, क्या? ही इज नॉट एंगेज इन सप्लाई ऑफ सर्विसेज। ये कहां है इसके अंदर? सर ये तो नहीं लिखा। इसका मतलब है ये जो सेक्शन बना है 10(2)(a, ये बना है सर्विस प्रोवाइडर्स के लिए। इज दैट क्लियर? तो यहां से ये बात साबित हो जाती है कि ऊपर वाला जो पॉइंट था ये भी गुड्स वाला था, जो मैंने आपको पहले भी बताया था कि 0.5% ऑफ टर्नओवर इन अ स्टेट और टर्नओवर इन अ यूटी इन केस ऑफ मैन्युफैक्चरर, ये तो गुड्स ही है। रेस्टोरेंट वाला सर्विस वाला हो गया। और 0.5% ऑफ टर्नओवर इन अ स्टेट और टर्नओवर इन अ यूटी इन केस ऑफ अदर सप्लायर्स। ना अदर सप्लायर्स ये ऑफ गुड्स है, ये बात साबित हो जाती है। ठीक है ना? इसका मतलब है सर्विसेज का काम करने के लिए तो वो यहां पर भी कह नहीं रहे थे, बट हाँ सर्विसेज के लिए भी मार्जिन सप्लाई बोला कि आप इतना सप्लाई कर सकते हो सर्विसेज का। अब यहां पर उन्होंने ये बात कर दी कि सर्विसेज वालों के लिए हम लोगों ने कॉम्पोजिशन स्कीम बनाया एक तरह से, और बोला कि जो अगर आपका सर्विसेज का काम है, अगर आप ऑब्वियसली इन 5 काम नहीं कर रहे हो ये वाले, और आप सर्विसेज का काम करते हो और आपका टर्नओवर 50 लाख रुपए तक का है, तो हम आपको ये कहते हैं कि आपका अगर पिछले साल का 50 लाख रुपए तक का काम है तो अगले साल में आप 50 लाख रुपए तक जीएसटी फिक्स रेट पर पे कर सकते हो। सीजीएसटी का रेट होगा 3%। प्रोवाइडेड दैट, आगे देखो, प्रोवाइडेड दैट वेयर मोर देन 1 रजिस्टर्ड पर्सन्स आर हैविंग सेम पैन नंबर इशूड अंडर इनकम टैक्स एक्ट, द रजिस्टर्ड पर्सन शैल नॉट बी एलिजिबल टू ऑप्ट फॉर द स्कीम अंडर द सबसेक्शन अनलेस ऑल सच रजिस्टर्ड पर्सन ऑप्ट टू पे टैक्स अंडर द दैट सबसेक्शन। बेटा अभी मैंने आपको एक एग्जांपल कराया था, इसमें बस गुड्स की जगह पे सर्विसेज वाले मान लो ये दिल्ली, यूपी, हरियाणा ब्रांच, पंजाब ब्रांच, बिहार ब्रांच, ये 5 जो ब्रांचेस थे ये सारी सर्विसेज प्रोवाइड करती थी। एक ब्रांच कहती है मुझे कॉम्पोजिशन स्कीम चाहिए क्योंकि मेरा टर्नओवर 50 लाख से कम है, दूसरी ब्रांच कहती है कि नहीं सर मुझे रेगुलर स्कीम चाहिए। तो ऐसा नहीं हो सकता, या तो सारी की सारी कॉम्पोजिशन स्कीम में जाएंगी या सारी की सारी रेगुलर स्कीम में जाएंगी। इज दैट क्लियर? तो यही वाला पॉइंट जो ऊपर लिखा हुआ था 10(2) के अंदर, वही पॉइंट यहां पर भी एप्लीकेबल होता है। और अल्टीमेटली इसका कंक्लूजन क्या निकलता है 10(2)(a) का, कि ऐसे पर्सन जो सर्विसेज का काम करते थे, सर्विसेज का काम करने वाले वो लोग जिनका टर्नओवर 50 लाख रुपए तक का है, उनको गवर्नमेंट कॉम्पोजिशन स्कीम लेने का बेनिफिट देती है और कहती है कि आप फिक्स रेट ऑफ जीएसटी पे कर दो, विच इज 3% सीजीएसटी। ठीक है? और ऐसे ही एसजीएसटी एक्ट में भी सेम बात लिखी होगी। तो सीजीएसटी 3, एसजीएसटी 3, टोटल कितना हो गया? 6। ठीक है बेटा, सेक्शन 10(1) हो गया, 10(2) हो गया, 10(2)(a) हो गया। ठीक है, अब ना हम इसकी एनालिसिस पढ़ लेते हैं। आओ एनालिसिस। द कॉम्पोजिशन लेवी इज एन ऑल्टरनेटिव मेथड ऑफ लेवी ऑफ टैक्स डिजाइन फॉर स्मॉल टैक्स पेयर्स हुज टर्नओवर whose turnover is up to the prescribed limit। ठीक है, प्रिस्क्राइब लिमिट। सर गुड्स के लिए कितनी लिमिट है? 1.5 करोड़। सर्विसेज की क्या लिमिट है? 50 लाख। द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द कॉम्पोजिशन स्कीम इज टू ब्रिंग सिंप्लिसिटी एंड टू रिड्यूस द कंप्लायंस कॉस्ट फॉर द स्मॉल टैक्स पेयर्स। मैंने आपको बताया था, देखो ऑब्जेक्टिव बहुत ही क्लियर है। गवर्नमेंट क्लियरली कहती है कि हमें ना हम चाहते हैं हम उन टैक्स पेयर जो छोटे लेवल पे काम कर रहे हैं ना, हम उनको बेनिफिट दें। हम नहीं चाहते कि उनको क्वार्टरली, उनको महीने के महीने जीएसटी पे करना पड़े, महीने के महीने रिटर्न भरना पड़े। तो उसकी जगह पर उनसे क्वार्टरली जीएसटी लिया जाएगा, और वो भी उनको कोई आउटपुट टैक्स आईटीसी की डिटेल्स रखने की जरूरत नहीं है बच्चों।
कॉम्पोजिशन स्कीम में आपको एक फायदा दिख रहा है। अगर मैं रेगुलर स्कीम की कंपैरिजन की बात करूं, अगर मैं बात करूं रेगुलर वर्सेस कॉम्पोजिशन, ठीक है, अगर मैं एक तरफ लिखूं रेगुलर और एक तरफ लिखूं कॉम्पोजिशन स्कीम, ठीक है बेटा, तो ऐसे केस में कॉम्पोजिशन स्कीम के केस में और रेगुलर स्कीम में क्या डिफरेंस है दोनों के अंदर? रेगुलर स्कीम के अंदर आपको एवरी मंथ जीएसटी पे करना पड़ेगा, एवरी मंथ जीएसटी रिटर्न भरनी पड़ेगी, ठीक है, परचेज के बिल्स मेंटेन करने पड़ेंगे, सेल्स के बिल मेंटेन करने पड़ेंगे, और इनके बेसिस पर आप गवर्नमेंट को जो पे करोगे वो पे करोगे आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स क्रेडिट इज इक्वल टू जीएसटी पेबल। यस या नो? ये आप लोग जानते हो भाई, हम लोग ऐसी गवर्नमेंट को पे करते हैं जितना सेल पर जीएसटी था वो कलेक्ट किया कस्टमर से, और फिर जो क्रेडिट ले चुके हैं परचेज पर जो जीएसटी हम पे कर चुके हैं वो एडजस्ट कर देंगे, जो बच गया वो गवर्नमेंट को पे कर देंगे। तो हम लोग इस तरीके से चलेंगे अगर हम रेगुलर स्कीम की बात करते हैं। अगर हम कॉम्पोजिशन स्कीम की बात करते हैं तो मंथली की जगह पर आपको जीएसटी जो पे करना है वो एवरी क्वार्टरली पे करना है, क्वार्टरली जीएसटी पेमेंट, ठीक है बेटा। हर महीने के महीने जीएसटी रिटर्न की जगह पर ईयरली एक ही रिटर्न जाएगी, ईयरली जीएसटी रिटर्न, एक ही रिटर्न, ठीक है। परचेज के बिल नहीं मेंटेन करने, सेल्स के बिल यस मेंटेन करने हैं, और आउटपुट टैक्स माइनस आईटीसी नहीं, फिक्स रेट ऑफ जीएसटी जाएगा। मुझे एक बात बता दो, क्या आप लोगों को यहां पे क्लियर बात पता चलती है कि आपको यहां पर एक अकाउंटेंट हायर करना पड़ेगा जो ये काम करेगा, आउटपुट टैक्स माइनस आईटीसी। यहां पर कोई अकाउंटेंट की जरूरत ही नहीं है, आपको बस अपनी सेल के बेसिस पर, आपको अपनी सेल के बेसिस पर टर्नओवर पर जीएसटी एक फिक्स रेट पर जमा करा देना है, चाहे आप गुड्स वाला कॉम्पोजिशन स्कीम लेते हो चाहे आप सर्विसेज वाला कॉम्पोजिशन स्कीम लेते हो। इज दैट क्लियर? बात समझ में आ गई ना बेटा? तो यहां पे ये वो फायदे और नुकसान दिखते हैं हमें कॉम्पोजिशन स्कीम के। तो ये कॉम्पोजिशन स्कीम का नुकसान सिर्फ ये है कि परचेज पर ये लोग जो जीएसटी पे करते हैं ना, उसका इसको कोई क्रेडिट नहीं मिलेगा सर। मतलब परचेज पर जो भी मैं गुड्स परचेज कर रहा हूं ना, रेगुलर स्कीम में तो उसका क्रेडिट मिल जाता था ना, जीएसटी का बेनिफिट मिल जाता था। यहां पर कॉम्पोजिशन स्कीम में आपको परचेज पर कोई जीएसटी का क्रेडिट नहीं मिलेगा, वो आपकी कॉस्ट बन जाएगी। इसका मतलब अगर रेगुलर स्कीम वाला बंदा 100 रुपए का कोई आइटम खरीदता है और उस पर वो जीएसटी पे करता है 20%, तो उसके लिए सामान 120 रुपए का नहीं होगा, उसके लिए जो कॉस्टिंग होगी उसके लिए कॉस्टिंग 100 रुपए की ही होगी। क्यों? क्योंकि 20 रुपए का वो आईटीसी ले लेगा। जबकि अगर मैं कॉम्पोजिशन स्कीम का नुकसान देखूं तो यहां पे कॉम्पोजिशन स्कीम वालों के लिए दिक्कत क्या रहेगी, प्लस जो जीएसटी लगता है, अगर वो देखो मैं परचेज कर रहा हूं तो जो सेलर है वो कॉम्पोजिशन स्कीम में नहीं है, वो रेगुलर स्कीम है, तो वो तो मुझसे जीएसटी मांगेगा ना। तो अगर वो जीएसटी 20% ले रहा है मुझसे, तो मेरे को 120 रुपए का पड़ रहा है, मेरी कॉस्टिंग 120 रुपए ही होगी, क्योंकि मुझे इसका क्रेडिट नहीं मिलता। मेरी बात समझ में आ रही है बेटा? इज दैट क्लियर? तो ये एक नुकसान जरूर है कि मेरे मार्जिन्स कम हो जाते हैं, ठीक है। तो कॉम्पोजिशन स्कीम में नुकसान भी है, बट कॉम्पोजिशन स्कीम का आगे क्या फायदा होगा, ये आगे कस्टमर को जब बेचेगा तो इस पर वो जीएसटी नहीं मांगेगा, जबकि इस केस में वो जीएसटी भी मांगेगा। तो एक तरह से देखा जाए कि जीएसटी मांगने की वजह से वो कहीं ना कहीं सेलिंग प्राइस जो होगा वो इस रेगुलर स्कीम वाले का थोड़ा सा महंगा होगा, और कॉम्पोजिशन स्कीम वाले का जीएसटी का जो अमाउंट, जो सेलिंग प्राइस होगा वो थोड़ा सा कम होगा। चलो मैं एक एग्जांपल लेके भी चलता हूं। मान लो इसका मार्जिन जो है, इसके ऊपर मार्जिन जो है वो 100 रुपए का डाला, तो कितना हो गया? 200, ठीक है बेटा, 200 रुपए का प्राइस हो गया सेलिंग प्राइस। अब आगे इसी के ऊपर जीएसटी लगा के बेचेगा ना, जीएसटी का रेट वही ले लेते हैं 20%, 20% हो गया, कितना हो गया? 240 रुपए। यानी कंज्यूमर मुझे कितना पे करेगा यहां पर? 240 पे करेगा। जबकि इसके केस में सेम मार्जिन डाल के देते हैं, 100 रुपए का मार्जिन, कस्टमर से जीएसटी नहीं ले सकता, नहीं ले सकता भाई। क्यों लेगा? इस वाले केस में कस्टमर से वो जीएसटी नहीं ले सकता, ये जीएसटी आपको अपनी जेब से पे करना है, फिक्स रेट ऑफ जीएसटी। यस या नो? आपको इसमें ना ही आउटपुट जस्ट जीएसटी कलेक्ट करने की कोई बेनिफिट मिलेगा, ना ही आप क्रेडिट ले सकते हो। तो ना आईटीसी है ना आउटपुट टैक्स है, नथिंग। सिर्फ सेल पर टैक्स पे करना है, वो आपको खुद पे करना है अपनी जेब से।
तो यहां पर आपका जो सेलिंग प्राइस होगा वो 220 होगा, तो कस्टमर किसके पास आना चाहेगा? जहां पे प्राइस सस्ता होगा, तो यहां पर वो प्राइस सस्ते वाले से बंदे से सामान खरीद लेगा। मेरी बात समझ रहे हो? तो यहां देखा जाए ना तो कहीं ना कहीं कॉम्पोजिशन स्कीम वालों को फायदा हो जाना चाहिए, और वो होना भी चाहिए, क्योंकि उसके लिए गुड थोड़ा सा सस्ता होना चाहिए इन कंपैरिजन टू रेगुलर। रेगुलर वाले तो बड़े लोग हैं, ये लोग छोटे लोग हैं, तो इनको कुछ बेनिफिट मिलना चाहिए, है कि नहीं? तो ऐसे कुछ बेनिफिट्स गवर्नमेंट ने दिए हैं। आई होप ये बात समझ में आ गई होगी। नहीं समझ में आए तो मुझसे क्वेश्चन करके, डाउट करके पूछना, ठीक है? चलो आगे बढ़ते हैं। सो initially the scheme was designed to benefit the small traders, manufacturers and restaurant service providers। पहले कहता है जब स्कीम आई थी ना तो ये स्मॉल ट्रेडर्स, मैन्युफैक्चरर्स और रेस्टोरेंट सर्विस वालों के लिए आई थी। सो द स्कीम वाज फंडामेंटली फॉर द सप्लायर्स ऑफ गुड्स एंड ओनली फॉर रेस्टोरेंट सर्विस प्रोवाइडर्स। बिल्कुल ठीक बात है। ये स्कीम आई सिर्फ दो ही तरह के लोगों के लिए थी, मैन्युफैक्चरर्स के लिए, सप्लायर्स के लिए, और सप्लायर्स ऑफ गुड्स के लिए, मैन्युफैक्चरर्स ऑफ गुड्स के लिए, और रेस्टोरेंट सर्विस वालों के लिए, बस। हाउएवर subsequently suppliers availing composition scheme were permitted to supply other services also। जो सप्लायर्स कॉम्पोजिशन स्कीम ले रहे हैं उनको बोला गया कि ठीक है यार, आप थोड़ा बहुत सर्विसेज का काम करते हो तो ठीक है, हम आपको अलाउ कर देंगे। अब देखो बहुत सिंपल सी बात है, ऐसा क्यों? अगर मैं आज एक फैक्ट्री में गुड्स बनाता हूं, मैं एयर कंडीशन बनाता हूं, याद है मैंने आपको एग्जांपल दिया था, मैं एसी मैन्युफैक्चर करता हूं, तो एसी मैन्युफैक्चर करने के बाद बेचता हूं, तो बेचने के बाद आफ्टर सेल सर्विस दूंगा ना, तो जो आफ्टर सेल सर्विस दूंगा उस पर तो सर्विसेज हो जाएंगी। तो गवर्नमेंट ने कहा कि ठीक है यार, आज एक मैन्युफैक्चरर को भी सर्विस की नीड है, आज आप एक गुड्स का काम करते हो तो साइमल्टेनियसली सर्विस की नीड है। तो गवर्नमेंट ने कहा ठीक है, अगर आप गुड्स के साथ सर्विसेज का काम करते हो बट एक मार्जिन रहेगा, उससे ज्यादा सर्विसेज का काम नहीं होना चाहिए। कहता कितना? कहता 10% ऑफ द टर्नओवर ऑफ प्रीसीडिंग ईयर और 5 लाख रुपीज विच एवर इज हायर। समझ में आ गई बात? तो ये बात मैंने आपको पहले भी बताई थी, मैं एक बार यहां पर लिख देता हूं कि मान लेते हैं कि पिछले साल 500 करोड़ रुपए 2018-19 में, 500 करोड़ तो बहुत ज्यादा हो गया नहीं? 500 करोड़ नहीं, हम कॉम्पोजिशन स्कीम की बात कर रहे हैं ना, सॉरी 500 तो हो ही नहीं सकता, हम बात करते हैं 1 करोड़ रुपए की, ठीक है? पिछले साल आपका टर्नओवर कितना था? 1 करोड़ रुपए 2018-19 में मान लेते हैं। अब इस 1 करोड़ का 10% बनता है बेटा 10 लाख रुपए, ठीक है? अब 2019-20 में मान लो आपका बिजनेस 1 करोड़ 20 लाख रुपए का रहा, और आपकी जो गुड्स का काम है वो रहा करीब करीब 80 लाख रुपए, और सर्विसेज का काम रहा 40 लाख रुपए। तो क्या ये बंदा जो 2019-20 में काम कर रहा है, क्या ये बंदा कॉम्पोजिशन स्कीम का बेनिफिट ले सकता है? क्या ये बंदा कॉम्पोजिशन स्कीम का बेनिफिट ले सकता है? आप क्या बोलोगे? सर नहीं, कॉम्पोजिशन स्कीम का ये बेनिफिट नहीं ले सकता, क्योंकि इसके लिए एक मार्जिन डिसाइड किया था कि गुड्स के साथ सर्विसेज का मैक्सिमम काम वो कितना कर लेता? 10 लाख। 10 लाख से ज्यादा सर्विसेज का काम वो नहीं कर सकता था, और उसने 10 लाख से ज्यादा का काम सर्विसेज का किया है, तो ऐसे केस में हम आपको वो बेनिफिट नहीं देंगे। ये ऐसे ही मैंने कुछ एग्जांपल पहले भी कराए थे, ठीक है? बात समझ में आ गई ना सबको? तो हाउएवर सब्सिक्वेंटली सप्लायर्स अवेलिंग कॉम्पोजिशन स्कीम वर परमिटेड टू सप्लाई अदर सर्विसेज आल्सो थ्रू ओनली अप टू स्मॉल स्पेसिफाइड वैल्यू। ठीक है जी, ये बात तो हमें समझ में आ गई है सर। दिस स्कीम इज कंटेन्ड इन सबसेक्शन 1 एंड सबसेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 10 ऑफ CGST एक्ट, ठीक है? और इसीलिए हम इसको कॉम्पोजिशन स्कीम कहते हैं गुड्स के लिए, ये गुड्स का कॉम्पोजिशन स्कीम है। नाउ अंडर दिस स्कीम द सप्लायर ऑफ द गुड्स हैव एन ऑप्शन टू पे टैक्स एट कंसेशनल रेट 1%, CGST 0.5, SGST 0.5, यानी टोटल 1 ऑफ द टर्नओवर, एंड रेस्टोरेंट सर्विस में हैव ऑप्शन टू पे टैक्स एट द रेट ऑफ 5%, 2.5 एंड 2.5, है ना, of the turnover. Small taxpayers with an aggregate turnover in preceding financial year up to 1.5 crores are eligible to pay tax at these rates in current financial year up to 1.5 crores. However, a person engaged exclusively in supply of services other than restaurant service is not eligible for composition scheme stipulated under subsection 1 and 2. तो अगर आप सिर्फ और सिर्फ सर्विसेज का काम करते हो तो नहीं जी, हम आपको कॉम्पोजिशन स्कीम नहीं देंगे। ये बात 10(2) के अंदर लिखी हुई है कि आप सिर्फ एक्सक्लूसिवली सर्विसेज का काम करते हो नहीं चलेगा, गुड्स के साथ थोड़ी बहुत सर्विसेज का काम करते हो चलेगा। क्या बोला मैंने? मैंने बोला कि सर अगर आप एक्सक्लूसिवली सर्विसेज का काम करते हो, तो नहीं चलेगा, और गुड्स के साथ सर्विसेज का काम करते हो कोई दिक्कत नहीं है। इसकी एक लिमिट है, विद लिमिट।
चलेगा, विद लिमिट चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगर गुड्स के साथ सर्विसेज का काम करते हो विद लिमिट चलेगा। लिमिट क्या है? 10% ऑफ टर्नओवर इन प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर और 5 लाख रुपीज विच एवर इज हायर। ठीक है जी, याद रखना। और अगर आप एक्सक्लूसिवली गुड्स का काम करते हो तो चलेगा, क्या दौड़ेगा, है ना। उसी के लिए तो कॉम्पोजिशन स्कीम बनाई गई थी। अगर आप गुड्स का काम करते हो सिर्फ तो कोई दिक्कत नहीं है। अब आप सर्विसेज का काम करते हो मेजरली और साथ में गुड्स का काम करते हो, तो क्या ऐसे केस में कॉम्पोजिशन स्कीम मिलेगा? गवर्नमेंट ने कहा कि अगर आप सर्विसेज का काम करते हो और गुड्स का काम साइमल्टेनियसली कर रहे हो तो सर यहां पर भी हम आपको कॉम्पोजिशन स्कीम नहीं देंगे, क्योंकि आपका सर्विसेज का मेन काम है ना। तो देखो, अल्टीमेटली सर्विसेज वालों के लिए गवर्नमेंट ने कॉम्पोजिशन स्कीम का बेनिफिट नहीं दिया था, यही बात हुई ना। सर्विसेज वालों के लिए कॉम्पोजिशन स्कीम का बेनिफिट नहीं दिया था। बट आगे देखो क्या लिखा है, इन ऑर्डर टू, अच्छा एक बात यहां पर मेरे को और बतानी है आपको, वो जो 1.5 करोड़ रुपए की लिमिट है पिछले साल की, कि आप कॉम्पोजिशन स्कीम तभी ले सकते हो इस साल में गुड्स के लिए जब आपका पिछले साल 1.5 करोड़ रुपए तक का टर्नओवर था, तो अगले साल में 1.5 करोड़ रुपए तक का कॉम्पोजिशन स्कीम ले सकते हो। इसका मतलब क्या है बेटा? इसका मतलब यह है कि मान लो आपका पिछले साल 2018-19 में आपका टर्नओवर अगर मान लेते हैं 100 लाख रहा है, तो आप कॉम्पोजिशन स्कीम ले सकते हो ना 2019-20 में। ठीक है सर, तो 2019-20 में आपने कॉम्पोजिशन स्कीम चुना हुआ है और आपकी टर्नओवर जो आई है वो टर्नओवर आ गई है 1 करोड़ 80 लाख। ठीक है, 1 करोड़ 80 लाख। अब इस 1 करोड़ 80 लाख 1.5 करोड़ से ज्यादा है, तो कॉम्पोजिशन स्कीम से आउट हो जाओगे आप, बिल्कुल आउट हो जाओगे। इसने कहा 1 करोड़ 50 लाख रुपए तक तो कोई दिक्कत ही नहीं होनी चाहिए थी ना, तो यहां पर तो फिक्स रेट ऑफ जीएसटी लग जाएगा, कॉम्पोजिशन वाला रेट, है ना। और बाकी के जो 30 लाख रुपए है, उस 30 लाख रुपए के ऊपर हम क्या करेंगे, हम फिक्स रेट ना लगा के हम आउटपुट टैक्स माइनस आईटीसी वाले कॉन्सेप्ट से चलेंगे। बात समझ में आ रही है बेटा? आउटपुट टैक्स माइनस आईटीसी वाले कॉन्सेप्ट से चलेंगे बाकी के अमाउंट के ऊपर, 30 लाख रुपए के ऊपर। ठीक है ना, ये वाली बात समझ में आ गई है, नोट कर लेना। So now, in order to provide the benefit of composition scheme to a persons engaged in the supply of services other than restaurant service, whose aggregate turnover in preceding finance, अब ये उनकी बात कर रहा है जो सर्विसेज के अलावा है, अदर रेस्टोरेंट सर्विस के अलावा है, ठीक है, यानी नॉर्मल सर्विसेज है। तो ऐसे केस में कॉम्पोजिशन स्कीम नहीं दिया था ना, बट 10(2)A में क्या किया उन्होंने कहा, जो 10(1) में कवर नहीं होते ना वो 10(2) में कवर हो जाएंगे, 10(2)A में, और उसके अंदर वो 5 चीजें वो नहीं कर सकता, तो 5 चीजें नहीं कर सकता तो सिर्फ एक ही चीज कर सकता है, मतलब सर्विसेज। So in order to provide the benefit of composition scheme of person to engage in supply of services other than restaurant service whose aggregate turnover in preceding financial year up to 50 lakh, a scheme to pay tax 6%, 3 और 3 है ना, 3 बताया था, of turnover was introduced with effect from 1st of April 19, जिसका नोटिफिकेशन नंबर था 2/2019। याद करेंगे, नोटिफिकेशन का नंबर याद रखेंगे हमेशा, 2/2019। A mixed supplier who is primarily engaged in supplying services other than restaurant service along with marginal supply of goods could also avail the benefit of the scheme। कहता है ये वो जो सिर्फ सर्विसेज का काम कर रहा है वो ये कॉम्पोजिशन स्कीम ले सकते हैं, जो सिर्फ सर्विसेज का काम कर रहे हैं वो ये कॉम्पोजिशन स्कीम ले सकते हैं, ये वाले, और जो सर्विसेज के साथ मार्जिनल सप्लाई गुड्स का कर रहे हैं वो भी कर सकते हैं। आप गुड्स का सप्लाई जितना मर्जी हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आप कर सकते हो। तो कहता है अगर आप सर्विसेज का काम मेजरली करते हो और साथ में गुड्स का काम भी करते हो तो ऐसे केस में हम आपको कॉम्पोजिशन स्कीम दे देंगे। With effect from 1st of January 2020, the provision of this scheme has been incorporated in subsection 2A of section 10 with Finance Act number 2/2019. It is important to note that notification number 2/2019 has not yet been rescinded and it is still operational. इसका मतलब है नाम इसका नोटिफिकेशन नंबर 2/2019 के नाम से ही याद रखा जाएगा, सर्विसेज, है ना, कॉम्पोजिशन स्कीम अंडर नोटिफिकेशन नंबर 2/2019, इसी नाम से ये फेमस है, या सेक्शन 10(2)A, जैसे मर्जी याद कर लो। तो ये यहां पर क्या बोलता है, पिछले साल अगर 50 लाख तक का काम था आपका, तो अगले साल में आप 50 लाख रुपए तक कॉम्पोजिशन स्कीम ले सकते हो। और कॉम्पोजिशन स्कीम में कितना रेट ऑफ जीएसटी है, 6%, 3 और 3, 3% सीजीएसटी, 3% एसजीएसटी, और फिर बाद में आपका आउटपुट टैक्स माइनस आईटीसी चलेगा। ठीक है जी। एसेंशियली द कॉम्पोजिशन स्कीम अंडर सबसेक्शन 2A, यानी कॉम्पोजिशन स्कीम फॉर सर्विसेज, composition scheme for services is for small service providers like salon stylist,
टेलर्स एटसेट्रा, इनके लिए गवर्नमेंट ने कॉम्पोजिशन स्कीम निकाली थी जिनकी टर्नओवर 50 लाख रुपए से कम रहती है, जैसे कि सैलून वाले लोग हो गए, टेलर्स का काम करते हैं अगर आप। दिस स्कीम प्रोवाइड्स एन ऑप्शन टू पे सच सप्लायर्स टू पे टैक्स एट द रेट ऑफ 6% इन टर्नओवर इन द करंट फाइनेंशियल ईयर अप टू एन एग्रीगेट टर्नओवर ऑफ 50 लाख। तो इसके लिए भी वही सिमिलर एग्जांपल कि मान लो पिछले साल आपका काम 40 लाख रुपए का था और इस साल में आपका काम 70 लाख रुपए का हो जाता है, तो 50 लाख रुपए तक तो आपको 6% जीएसटी ही पे करना है और बाकी के जो 20 लाख है उस पे आउटपुट टैक्स माइनस आईटीसी करना है, जो बच गया वो जीएसटी पेबल। समझ में आ गई बात? द सप्लायर्स ऑप्टिंग फॉर कॉम्पोजिशन लेवी नीड नॉट वरी अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ देयर गुड्स और सर्विसेज। कहता है सर इससे फर्क ही नहीं पड़ता कि गुड्स और सर्विसेज आपके कौन से रेट ऑफ जीएसटी में क्लासिफाई होते हैं ना, कोई फर्क नहीं पड़ता। सर क्यों? क्योंकि इनका रेट ऑफ जीएसटी तो फिक्स है। तो सप्लायर्स ऑप्टिंग फॉर कॉम्पोजिशन लेवी नीड नॉट वरी अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ देयर गुड्स एंड सर्विसेज, कहां पे गुड्स आते हैं कहां पे सर्विस आती है, जरूरत ही नहीं है। रेट ऑफ जीएसटी देखना ही क्यों है जब फिक्स रेट ऑफ जीएसटी है। द रेट ऑफ जीएसटी एप्लीकेबल ऑन द गुड्स एंड सर्विसेज एटसेट्रा, दे आर नॉट रिक्वायर्ड टू रेज एनी टैक्स इनवॉइस बट सिंपली नीड टू इशू अ बिल ऑफ सप्लाई वेयर इन नो टैक्स कैन बी चार्ज विल बी फ्रॉम द रेसिपिएंट। देखो बहुत सिंपल सी बात है, कॉम्पोजिशन स्कीम के लिए गवर्नमेंट ने क्लियरली बोल दिया कि दे कैनॉट रेज अ टैक्स इनवॉइस। टैक्स इनवॉइस का मतलब वो इनवॉइस होता है जहां पे टैक्स मेंशन किया जाता है प्लस जीएसटी है ना। सो दे आर नॉट रिक्वायर्ड टू रेज एनी टैक्स इनवॉइस बट सिंपली नीड्स टू इशू अ बिल ऑफ सप्लाई, सिंपली नीड्स टू इशू अ बिल ऑफ सप्लाई। जी हां, बिल ऑफ सप्लाई इशू कर सकते हैं। ये बिल ऑफ सप्लाई के अंदर क्या होगा, जीएसटी नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ वैल्यू होगी, सिर्फ और सिर्फ वैल्यू होगी, कोई जीएसटी का अमाउंट नहीं होगा। इसको हम बिल ऑफ सप्लाई बोलते हैं। नाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टैक्स इनवॉइस एंड बिल ऑफ सप्लाई? सर टैक्स इनवॉइस के अंदर साथ में क्या होगा, वैल्यू के जीएसटी, है ना। इज दैट क्लियर? वैल्यू के साथ क्या होगा, जीएसटी, जबकि बिल ऑफ सप्लाई में नो जीएसटी। बस यही फर्क है। तो इसलिए बिल ऑफ सप्लाई कौन बनाता होगा, कॉम्पोजिशन डीलर्स। कॉम्पोजिशन डीलर्स, देखो कोई गुड बेच रहा हूं तो बिल तो चाहिए ना, तो कॉम्पोजिशन डीलर्स आपको बिल ऑफ सप्लाई बना के देते हैं, जबकि जो रेगुलर स्कीम वाले लोग होते हैं वो आपसे टैक्स क्योंकि कलेक्ट करते हैं इसलिए वो आपसे टैक्स इनवॉइस रेज करेंगे आपके ऊपर। इज दैट क्लियर बेटा? An eligible person opting to pay tax under composition scheme shall, instead of paying tax on every invoice at specified rate, pay tax at prescribed percentage of his turnover every quarter. क्या कहता है? कहता है an eligible person opting to pay tax under composition scheme shall, instead of paying tax on every invoice at specified rate, हर इनवॉइस पे स्पेसिफाइड रेट पे जीएसटी पे करे, पे टैक्स एट प्रिस्क्राइब परसेंटेज ऑफ हिज टर्नओवर एवरी क्वार्टर। एक एलिजिबल पर्सन हु इज ऑप्टिंग टू पे टैक्स अंडर कॉम्पोजिशन स्कीम शेल, इंस्टेड ऑफ पेइंग टैक्स ऑन एवरी इनवॉइस, हर इनवॉइस पे उसको टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ क्वार्टर का जो टर्नओवर होगा उसका टर्नओवर बेसिस पर जीएसटी पे करना है। ये बात हम समझ में आ गई। एट द एंड ऑफ द क्वार्टर ही वुड पे अ टैक्स विदाउट अवेलिंग द बेनिफिट ऑफ आईटीसी। मैंने आपको बताया था कॉम्पोजिशन स्कीम वाला बंदा ही कैन नॉट अवेल द बेनिफिट ऑफ आईटीसी, ही कैन नॉट चार्ज टैक्स फ्रॉम द रेसिपिएंट, रेसिपिएंट से टैक्स ले नहीं सकता है, क्रेडिट वो ले नहीं सकता है। द रिटर्न इज टू बी फाइल्ड एनुअली। ये देखो ये फायदे हैं, रिटर्न इज टू बी फाइल्ड एनुअली, साल में एक ही बारी रिटर्न भरनी है, जबकि जो इंडिविजुअल वाले जो नॉर्मल रेगुलर स्कीम वाले होते हैं ना उनको हर महीने के महीने रिटर्न भरनी पड़ती है। The return is to be filed annually by composition suppliers. Registration under GST law is compulsory for opting composition scheme. तो रजिस्ट्रेशन जो है इस लॉ के अंदर वो कंपलसरी है। ठीक है बेटा, देखो आप रेगुलर स्कीम ले लो या आप कॉम्पोजिशन स्कीम, आप माने तो रजिस्टर्ड ही जाओगे। कहीं आपको ये लग रहा है कि आप कॉम्पोजिशन स्कीम वाले हो तो आप रजिस्टर्ड नहीं हो, गलत सोच रहे हो। कॉम्पोजिशन स्कीम वाले इंसान भी रजिस्टर्ड होते हैं, आप एक रजिस्टर्ड एंटिटी माने जाओगे, कॉम्पोजिशन स्कीम में रजिस्टर्ड माने जाओगे, बस यही फर्क होगा। समझ में आ गई बात? तो रजिस्ट्रेशन अंडर जीएसटी लॉ इज कंपलसरी फॉर ऑप्टिंग कॉम्पोजिशन स्कीम। जीएसटी लॉ में तो रजिस्ट्रेशन आपको करानी ही है, चाहे आप रेगुलर स्कीम ले लो चाहे आप कॉम्पोजिशन स्कीम ले लो। समझ में आ गई बात? सो एज सीन अबव, सेक्शन 10 स्टिपुलेट्स टू टाइप ऑफ कॉम्पोजिशन स्कीम्स। पहली कॉम्पोजिशन स्कीम हो गई ये जो 10(1) और 10(2) को बताता है, जहां पे गुड्स के बारे में बात की जाती है, और दूसरा है 10(2)(a) वाली जो सर्विसेज के बारे में बात करता है। Hereinafter called as composition scheme for goods, hereinafter referred as composition scheme for services. Now turnover limit for opting composition levy section 10(1), 10(2)(a) और 3। ये 3 क्या है इसको अभी छोड़ देते हैं, 1 और 2A के लिए समझ लेते हैं। 1 क्या था गुड्स का, 2A क्या था सर्विसेज के।
अब इन केस ऑफ गुड्स के लिए क्लेरिफाई कर दिया, क्या लिखा है? In section 10(1) of the CGST Act provides that turnover limit of 50 lakh in the preceding financial year for becoming eligible for composition scheme. सही बात है, 50 लाख रुपए का था ना उसमें अमाउंट, ये देखो 50 लाख रुपए का हम लोगों ने पढ़ा था ना, ये देखो यहां पे पॉइंट की शुरुआत में 50 लाख रुपए लिखा था, ये देखो डिड नॉट एक्सीड 50 लाख लिखा था ना, 50 लाख, तो 50 लाख रुपीज की ही लिमिट थी पहले, बट बाद में अमेंड होके 1.5 करोड़ रुपए की बात हुई। यहां पे देखो इन्होंने क्या लिखा है आगे, कहता है सेक्शन 10(1) ऑफ द CGST एक्ट प्रोवाइड्स दैट टर्नओवर लिमिट ऑफ 50 लाख इन प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर फॉर बिकमिंग एलिजिबल फॉर कॉम्पोजिशन लेवी ऑफ द गुड्स। हाउएवर टू द प्रोवाइजो 10(1) empower central government to increase the said limit of 50 lakh up to 1.5 crores on the recommendation of GST council। यानी सेंट्रल गवर्नमेंट आपको पावर देता है कि आप सेंट्रल गवर्नमेंट का पावर है, ठीक है, सेक्शन 10(1) का प्रोवाइजो है, ये पावर है आपके पास कि आप इसकी लिमिट को 50 लाख की जगह पे 1.5 करोड़ रुपए तक कर सकते हो, ठीक है। और वो पावर को इस्तेमाल करके गवर्नमेंट ने रेज कर दिया टर्नओवर लिमिट फॉर कॉम्पोजिशन स्कीम, और बताया फॉर द गुड्स दैट हैज बीन इंक्रीज फॉर 50 लाख टू 1.5 करोड़ विद नोटिफिकेशन नंबर ऑफ 14/2019। नोटिफिकेशन याद करने की जरूरत नहीं है, ये वाली सिर्फ वही वाली सर्विसेज वाली नोटिफिकेशन याद हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। नोटिफिकेशन नंबर 2/2019, ये 50 लाख से 1.5 करोड़ कर दिया गया। गवर्नमेंट को क्या लगा 50 लाख की लिमिट बहुत कम है, मैं सच बात बताऊं तो यस 50 लाख की लिमिट बहुत कम थी। कॉम्पोजिशन स्कीम को देखो कुछ भी कह लो, जीएसटी तो पे करना ही पड़ रहा है ना, तो इतना जो लेवल पर डीलर है 50 लाख का काम कर रहा है सर, वो क्या ही काम कर रहा है। 50 लाख का काम में भी बंदे का मार्जिन 5 से 6 लाख रुपए का होगा, तो 5 से 6 लाख रुपए क्या ही काम कर रहा है। गवर्नमेंट ने कहा कि भैया ये कॉम्पोजिशन स्कीम छोटे लोग हैं, बट 50 लाख रुपए बहुत ही ज्यादा छोटा है, तो गवर्नमेंट ने कहा 1.5 करोड़ रुपए तक की लिमिट कर देते हैं। तो गवर्नमेंट ने रिसेंटली इसको 1.5 करोड़ रुपीज कर दिया था 2019 में। However, the said notification further stipulates that turnover for the composition levy for such goods shall be 75 lakh in respect of 8 special category states। सर ये क्या चीज है बेटा, देखो ऐसा है, गवर्नमेंट ने देखा कि कुछ ऐसी स्टेट्स हैं जहां पे इतना टर्नओवर होता नहीं है भाई, जैसे कुछ ऐसे एरियाज हैं जहां पे इतना बड़ा टर्नओवर नहीं है, और वो कौन सी स्टेट्स हैं, आओ। तो गवर्नमेंट ने ना आर्टिकल में, संविधान में 11 स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स अनाउंस की थी। मैं सारी 11 स्टेट्स का नाम लेने जा रहा हूं, ठीक है, याद हो जाएगा तो बहुत आसान हो जाएगा बेटा याद करना, ठीक है। मैं आपको देखो, मैं आपको बेफालतू के रट्टे तो नहीं लगवा सकता हूं, बट बहुत कोशिश करता हूं कि समझ जाओ तो अच्छा आसान हो जाएगा। 11 स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स, ये 11 स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स कौन से हैं? ये अपने इंडिया का नॉर्थ पार्ट है, ठीक है, नॉर्थ पार्ट है ये इंडिया का। मेरी ड्राइंग थोड़ी सी क्या कुछ ज़्यादा ही बेकार है, तो इसलिए प्लीज़ इग्नोर कर देना। और यहाँ से ये मेरा नॉर्थ पार्ट, यहाँ से ये आप लोग जानते ही हैं जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है, और इसके बाद यहाँ पे आपका हिमाचल प्रदेश, और यहाँ पर आपका उत्तराखंड, ठीक है, उत्तराखंड। हाँ, इसके बाद आप यहाँ पर आपकी पूरी नॉर्थ ईस्टर्न वाली बेल्ट स्टार्ट हो जाती है। इस नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में कौन कौन सी स्टेट्स आती हैं? असम, सिक्किम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश, ठीक है बेटा। तो टोटल कितनी स्टेट्स? 8 स्टेट्स। टोटल कितनी स्टेट्स? 8 स्टेट्स। ये 8 और ये 3, ये 8 और ये 3
टोटल कितनी हो गई? 11 स्टेट्स। सो बेसिकली 11 स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स अनाउंस की गई थी कि संविधान में इनको स्पेशल का दर्जा दिया गया कि इनके लिए कुछ खास चीजें हैं, जो बहुत सारी एग्जेम्पशंस हैं, बहुत बेनिफिट्स दिए गए हैं इंडियन संविधान के अंदर भी। तो जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल और उत्तराखंड, असम, सिक्किम, मणिपुर, मेघालय, आप ना ज्योग्राफी आपको याद करना है। याद करने का सबसे आसान तरीका है, मैं जैसे बता रहा हूं ना वैसे याद कर लो। आप मैप्स निकालो, इंडियन मैप निकालो, और इस इंडियन मैप में आप इसको ढूंढो। चलो मैं भूल ही गया, मैं खुद भी तो आपको दिखा ही सकता हूँ, तो एक मिनट देख ही लेते हैं। ये देखो, थोड़ा सा और बेटर पिक्चर चाहिए मेरे को, ये शायद थोड़ी बेटर लग रही है। हाँ, अब ये देखो, जैसे कि मैंने आपको बताया, थोड़ा सा मैं गलत था हाँ चीज़ों में, ठीक है। तो जम्मू एंड कश्मीर, यहाँ पर जम्मू एंड कश्मीर है, तो क्या हो गया, जम्मू एंड कश्मीर है, हिमाचल प्रदेश और उत्तरांचल इज उत्तराखंड नाउ, पहले उत्तरांचल बोलते थे इसको, ठीक है। और उसके बाद, इसके बाद यहाँ पर अगर आप चले जाओ तो यहाँ पर आपका नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स जो हैं वो स्टार्ट हो जाती है। और इस नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में कौन सी स्टेट्स की मैं बात कर रहा हूँ, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स की बात करें तो यहां पर सिक्किम, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश। अगर आप देखो ये पूरी बेल्ट है, ये वाली, ये सारी नॉर्थ ईस्टर्न साइड जो है ना, गवर्नमेंट कहता है स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स है। फिर से बोलता हूं, सिक्किम, असम, अरुणाचल, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, ये 8 आपको दिख रहे हैं। और यहां पर आपको दिख रहा है उत्तराखंड, हिमाचल और जम्मू एंड कश्मीर। तो टोटल कितनी स्टेट्स हैं? 11 स्टेट्स। इन 11 स्टेट्स को गवर्नमेंट ने जो है क्या बोला कि 11 स्टेट्स को स्पेशल कैटेगरी, बीच में नेपाल है, यहाँ पे नेपाल आ जाता है, नेपाल और भूटान आ जाता है, तो नेपाल और ये शायद भूटान है, तो यहाँ पर इस तरीके से। और ये जो स्टेट्स है ना, ये 8 स्टेट्स गवर्नमेंट की नज़रों में स्पेशल, 11 स्टेट स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स है। तो ये इससे आपको याद करना है, याद रखनी है ये सारी 8 के 8, ये 8 जो स्टेट्स एक साथ रहती हैं वो कौन सी हैं? सिक्किम, अरुणाचल, असम, नागालैंड, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा। ये याद हो गया, मुश्किल नहीं है बिल्कुल भी। फिर इसके बाद उत्तराखंड, हिमाचल और जम्मू एंड कश्मीर, है ना। ना इन 11 स्टेट्स को पहले स्पेशल कैटेगरी बोला गया। अब गवर्नमेंट ने बोला कि यार लिमिट जो है 1.5 करोड़ बहुत ज्यादा है, तो ये जम्मू, ये असम, सिक्किम वगैरह, ये सारी स्टेट्स ने एक एक करके बोलना स्टार्ट किया कि सर देखो हमारे लिए तो ये 1.5 करोड़ बहुत ज्यादा है, यहाँ पे इतना बिजनेस ही नहीं होता सर। आप तो वहां पे कह रहे हो कॉम्पोजिशन स्कीम 1.5 करोड़ रुपए तक का है। चलो वहां पे दिल्ली में हम मान सकते हैं कि दिल्ली में कॉम्पोजिशन स्कीम 1.5 करोड़ रुपए, क्योंकि वहां पे 1 करोड़ रुपए 80 लाख रुपए का काम होना बहुत आम बात है, ठीक है। बट हमारे यहाँ पर नहीं हो सकता सर ऐसा काम, हमारे यहाँ पे नहीं होता, हमारे यहाँ पे इतना बिजनेस ही नहीं होता, ठीक है। 80 लाख यहाँ पे बहुत बड़ा रिच इंसान कमाता है, तो यहाँ पे नहीं पॉसिबल। तो ठीक है, उन लोगों ने बोल दिया और गवर्नमेंट ने बात मानी, और गवर्नमेंट ने कहा ठीक है हम आपके लिए बात मानेंगे और हम आपके लिए 75 लाख रुपीस की लिमिट रख देते हैं। कितनी? 75 लाख, ठीक है सर। बट फिर जब पता चला जम्मू एंड कश्मीर के लिए कि भाई हमें कम कर रहे हो आप, ना 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 ना, हमें मतलब आप हमारी बेइज्जती कर रहे हो कि हमारे यहाँ बिजनेस नहीं होता, नहीं भैया। जम्मू एंड कश्मीर ने मना कर दिया, हिमाचल ने मना कर दिया और असम ने मना कर दिया। कहा नहीं सर, नहीं सर, हमारा जो काम है, हमारा काम अच्छा चल रहा है, ऐसा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप जो है हमारे लिए वही जो लिमिट है वही रखो। यानी इस 11 स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स में जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल और असम, अगर हम याद करें झा सर से, अगर आपके कोई जान पहचान में कोई झा, मिस्टर झा या मिसेस झा है तो वो याद कर लो तो ज़्यादा बेटर है, ठीक है। जो मेरे जान पहचान में झा सर हैं, ठीक है, एक वो टीचर हैं, तो मेरे को वो उनसे याद रहता है कि झा, तो मैं उनको याद कर लेता हूँ और वो याद हो जाता है कि जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल और असम का एक कोड बन गया, ठीक है। आप लोग भी जो है किसी तरीके से इसको याद कर सकते हो, ठीक है। और ये 3 वो हैं जिन्होंने टर्नओवर की लिमिट 1.5 करोड़ रुपए ही याद रखी, और बाकी सारी 8 स्टेट्स ने बोला ठीक है सर हमारे लिए 75 लाख ठीक है। मतलब 75 लाख रुपीस तक का अगर आया तो हम कॉम्पोजिशन स्कीम कंटिन्यू करेंगे, अगर उससे ज्यादा किसी का बिजनेस हो गया तो वो कॉम्पोजिशन स्कीम से उसको निष्कासित कर देंगे, यानी आउट कर देंगे।
समझ में आ गई बात? तो पहले आपको करना क्या, आपको 11 स्टेट्स याद करनी है। 11 स्टेट्स जैसे याद हो जाएंगी, वो 3 स्टेट्स निकाल लो, झा, जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल और असम। ये 3 स्टेट्स निकाल लोगे तो बाकी की जो बची हुई स्टेट्स होंगी, मेघालय, मिजोरम, मणिपुर, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, उत्तराखंड, तो इन स्टेट्स का जो है वो टर्नओवर लिमिट 75 लाख रुपीस। ठीक है, आगे। गवर्नमेंट ने क्या बोला? However, the said notification further stipulates that turnover limit for composition levy for the goods shall be rupees 75 lakh in respect of 8 special category states. तो ये 8 special category states ये रही, ठीक है। इसमें आपको जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल और असम नहीं दिखेगा। In case of special category states of Assam, Himachal Pradesh and Jammu and Kashmir, turnover limit will be 1.5 crore rupees only. Thus, if aggregate turnover of supplier in a state or UT other than special category states, जैसे कि except Assam, Himachal and Jammu and Kashmir is up to 1.5 crore. In the preceding financial year, said supplier is eligible for composition scheme for the goods. Further, it is important to note that the aggregate turnover is computed on all India basis for a person having same PAN basis. Now, यहां पर उन्होंने एक बात और लिख दी है जो आपको बड़ा ही ध्यान से सुनने की बात है। कहता है further it is important to note that aggregate turnover is computed on all India basis for a persons having same PAN. यानी अगर मान लो आपका जो बिजनेस है, आपका जो बिजनेस है वो बहुत सारी ब्रांचेस, बहुत सारे काम बहुत सी जगहों पे होता है, ठीक है। आपका काम, जैसे आप दिल्ली में भी काम कर रहे हो, आप यूपी में भी काम कर रहे हो, पंजाब में भी काम कर रहे हो, आपके 3 ब्रांचेस हैं, पैन एक ही है। इसने कहा कि भैया मेरा टर्नओवर, दिल्ली वाली ब्रांच ने कहा मेरा टर्नओवर 1.5 करोड़ से कम है सर, मैं कॉम्पोजिशन स्कीम लेना चाहता हूँ। यूपी वाली ब्रांच कहती है सर मेरा भी टर्नओवर 1.5 करोड़ से कम है तो मैं भी कॉम्पोजिशन स्कीम लेना चाहता हूँ। पंजाब वाली ब्रांच ने कहा मेरा भी टर्नओवर सर 1.5 करोड़ रुपए से कम है तो मैं भी कॉम्पोजिशन स्कीम लेना चाहता हूँ। गवर्नमेंट ने देखा भैया ये कंपनी तो एक ही है, पैसे तो एक ही जगह जा रहे हैं, ये छोटा बंदा क्या बोली जा रहे हैं, टर्नओवर तो तीनों का एक ही जगह जा रहा है, तो 80-50 हो गया, 130 और 60 190 होता है। दे आर नॉट एलिजिबल फॉर कॉम्पोजिशन स्कीम। बताओ यस या नो? यानी हमें एग्रीगेट टर्नओवर देखनी है बेटा। क्या देखनी है हमें? एग्रीगेट टर्नओवर। और एग्रीगेट टर्नओवर में सारी ब्रांचेस का टर्नओवर को कंसोलिडेट किया जाएगा और फिर चेक किया जाएगा कि आपको कॉम्पोजिशन स्कीम का बेनिफिट देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। इज दैट क्लियर? चलो एक और बात मैं आपको यहां पे समझाना चाहता हूं। मान लो आपकी ब्रांच दिल्ली में है, ठीक है, आपकी ब्रांच एक यूपी में है और एक ब्रांच आपकी सिक्किम में है। अब सर बड़ी कंफ्यूजन है, सर आपने कहा दिल्ली में तो ब्रांच जो है उसके लिए 1.5 करोड़ की लिमिट है, यूपी वाली जो ब्रांच है उसके लिए भी 1.5 करोड़ है, बट सिक्किम में है तो सर 1.5 करोड़ नहीं हो सकता, तो फिर क्या करें? यहाँ पे 2 स्टेट्स के लिए 1.5 और यहाँ पे 75 लाख अलग अलग हो जाएगा। वो तो 1.5 करोड़ प्लस 75 लाख तो 2 करोड़ 25 लाख हो जाएगा। सर हमें तो बेनिफिट क्या तो 1.5 करोड़ का मिलेगा या 75 लाख का मिलेगा? गवर्नमेंट ने क्लियरली बोल दिया कि अगर आप एग्रीगेट टर्नओवर जब चेक कर रहे होगे, प्लीज ये मेरे एग्जाम्पल को बहुत ही ध्यान से और नोट कर लेना। मैंने बोला जब आप ये टर्नओवर लिमिट्स चेक कर रहे होगे दिल्ली, यूपी और सिक्किम का, यहां पे आपका काम 80 लाख रुपए है, यहां पे आपका काम 50 लाख रुपए है और यहां पे आपका काम 40 लाख रुपए है। सब लोग कॉम्पोजिशन स्कीम लेना चाहते थे, बट एक्चुअल में तीनों की टर्नओवर को कंसोलिडेट किया जाएगा और देखा जाएगा 1.5 करोड़ रुपए नहीं सर, क्योंकि ये स्पेशल कैटेगरी स्टेट में आ गया, तो यहां पर जो टर्नओवर लिमिट देखी जाएगी वो मिला के भी 75 लाख देखी जाएगी। कितनी देखी जाएगी? 75 लाख। यानी मतलब ये कंक्लूजन ये कि अगर उस 8 स्टेट में से कहीं पर भी आपकी ब्रांच हुई तो आपकी टर्नओवर 1.5 करोड़ की जगह 75 लाख चेक किया जाएगी कि आपको कॉम्पोजिशन स्कीम मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए। अब ये एक डिस्करेजमेंट भी है कि भाई अगर मैं दिल्ली और यूपी में काम कर रहा हूं तो मैं अगर सिक्किम में भी काम कर रहा हूं तो मेरा ब्रांच वहां पर भी है, तो 80-50 हो गया 130, 40 170, यानी मुझे 170 तो 150 तक तो दूर, मुझे तो 75 लाख की मेरी लिमिट थी और मैं वो पार कर गया, इसलिए मुझे कॉम्पोजिशन स्कीम नहीं मिलेगा। तीनों को ही कॉम्पोजिशन स्कीम नहीं मिलेगा। समझ में आ गई बात? चलो एक और एग्जांपल, दिल्ली, पंजाब और जम्मू एंड कश्मीर। यहां पे मेरा काम है, यहां 70 लाख है, यहां 40 लाख है, यहां 50 लाख है, नहीं 50 नहीं 20 लाख है। बताओ कॉम्पोजिशन स्कीम मिलेगा या नहीं मिलेगा? जल्दी। 70, 40 और 20 मिला के कितना बनता है? मिला के कितना बनता है?
110, 130। तो अब आपके दिमाग में आ रहा होगा सर 130 बनता है 75 से ज़्यादा है तो कॉम्पोजिशन स्कीम नहीं मिलेगा। सर क्या बात कर रहे हो, जम्मू एंड कश्मीर तो कहता था ना 1.5 करोड़ चाहिए। सर ये भी 1.5 करोड़ वाला है, ये भी 1.5 करोड़ वाला है, तो तीनों ही 1.5 करोड़ वाले हैं। तो यहाँ पर लिमिट क्या रखी जाएगी, 1.5 करोड़, और 1.5 करोड़ से क्योंकि कम है तो कॉम्पोजिशन स्कीम मिल जाएगा। समझ में आ गई बात, कॉम्पोजिशन स्कीम मिल जाएगा। नेक्स्ट देखें एक और, चलो ये देखो, मान लो दिल्ली, पंजाब, अरुणाचल प्रदेश। यहां पे टर्नओवर है 10 लाख, यहां पे टर्नओवर है 40 लाख, और यहां पे टर्नओवर है 20 लाख। अब आपको बताना है कॉम्पोजिशन स्कीम मिलेगा या नहीं मिलेगा। सर अब देखो आपको ये देखना है पहले तो, सॉरी यहां पे 30 कर देता हूं। आपको ये देखना है पहले तो कि कॉम्पोजिशन स्कीम इनके लिए लिमिट क्या रहेगी। ब्रांचेज हैं ये सारी की सारी, कंपनी तो एक ही है ना, तो इसलिए इनकी लिमिट 1.5 करोड़ होगी या 75 लाख। सर क्योंकि एक स्टेट में आपका ऐसी जगह पे ब्रांच है जो स्पेशल कैटेगरी है, इसीलिए यहां पर लिमिट क्या हो जाएगी, 75 लाख। कितनी हो जाएगी लिमिट, 75 लाख। और क्योंकि तीनों को मिला के 80 लाख रुपए बन रहा है तो 75 लाख से ज्यादा है तो कोई भी कॉम्पोजिशन स्कीम नहीं ले सकता। नॉट एलिजिबल फॉर कॉम्पोजिशन स्कीम। बताओ बच्चों, बात समझ में आती है? मेरे हिसाब से आप लोगों को बहुत ही क्लियर हो चुका होगा, क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा। चलो, और एग्जाम्पल जरूर नोट कर लेना बेटा। नाउ further, the option of a registered person to avail composition scheme for goods shall lapse with effect from the day on which his aggregate turnover during financial year exceed threshold limit of 1.5 करोड़। सर ये बात तो हम लोगों ने वहीं पे पढ़ ली थी और समझ में आ गया था, है ना, कि जैसे ही आपकी लिमिट टर्नओवर 1.5 करोड़ क्रॉस कर जाएगी तो आपका वो ऑप्शन कॉम्पोजिशन स्कीम का खत्म हो जाएगा। हाँ 1.5 करोड़ रुपए तक तो कॉम्पोजिशन स्कीम चलेगा, बट उसके बाद वाला जो है वो आउटपुट टैक्स माइनस आईटीसी वाले तरीके से ही चलेगा। समझ में आ गई बात? वो कैसे होगा, क्या होता है उसके अंदर, वो बातें हम लोग बाद में करेंगे, ठीक है, चिंता करने की जरूरत नहीं है। The option of registered person to avail composition scheme for the goods shall lapse, वो ऑप्शन खत्म हो जाएगा जैसे ही एग्रीगेट टर्नओवर 1.5 करोड़ क्रॉस कर जाएगा। एग्जाम्पल, a shoe dealer Prithviraj has offices in Maharashtra and Goa. He makes intrastate supply of goods from both these offices. In order to determine whether Prithviraj is eligible to avail benefit of composition scheme for goods, turnover of both the offices would be taken into the account, and if the same does not exceed 1.5 crore, Prithviraj can opt to avail the composition scheme. तो 1.5 करोड़ की लिमिट होगी, अगर दोनों को मिला के 1.5 करोड़ नहीं बनता है तो वो कॉम्पोजिशन स्कीम ले सकता है। नाउ इन केस ऑफ सर्विसेज क्या है, इन केस ऑफ सर्विसेज गवर्नमेंट ने बोला सेक्शन 10(2)(a) एक सेक्शन बना दिया और कहा कि यहां पर जो लिमिट है वो 50 लाख देखेंगे इन द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर। अगर 50 लाख रुपए तक का काम है आपका तो हम आपको कॉम्पोजिशन स्कीम दे देंगे, अगर 50 लाख से ज्यादा का काम है तो हम कॉम्पोजिशन स्कीम से आपको आउट कर देंगे, हम कॉम्पोजिशन स्कीम देंगे ही नहीं। हाँ, एग्जाम्पल, अ हेयर स्टाइलिस्ट बिल्लू बार्बर हैज हिज सैलून इन दिल्ली एंड हरियाणा। 2 जगह पे उसका सैलून है और दोनों जगह पे वो काम कर रहा है बेचारा। इन ऑर्डर टू डिटरमाइन वेदर बिल्लू इज एलिजिबल टू अवेल द बेनिफिट ऑफ कॉम्पोजिशन स्कीम फॉर सर्विसेज, टर्नओवर ऑफ बोथ द सैलून्स, ऑब्वियसली यार अगर मैं दिल्ली में भी काम कर रहा हूँ हरियाणा में भी काम कर रहा हूँ, दिल्ली वाला वो बिल्लू बार बार कह रहा है अरे मैं तो छोटा सा काम है सर दिल्ली में, सर मेरा काम 40 लाख रुपए का है। कहता अच्छा, कह रहा है हरियाणा में सर 30 लाख रुपए का काम है, सर दोनों जगह पे बहुत ही कम है, 50 लाख से कम है, तो इसलिए मैं कॉम्पोजिशन स्कीम लेना चाहता हूँ। नहीं सर, आपका टोटल देखा जाएगा कि आपका टोटल टर्नओवर कितना बनता है, और टोटल टर्नओवर अगर 50 लाख से ज्यादा होगा तो कॉम्पोजिशन स्कीम नहीं मिलेगा। सर्विसेज का काम है, ठीक है बेटा। सो बिल्लू कैन ऑप्ट टू अवेल द कॉम्पोजिशन लेवी, बिल्लू यहां पर ऑप्ट कर सकता है, बट वो दैट डिपेंड्स अपॉन कि टोटल टर्नओवर 50 लाख रुपए से कम हो। इज दैट क्लियर? नाउ फर्दर, the option of a registered person to avail the composition scheme for services shall lapse with effect from the day on which aggregate turnover during a financial year। यही बात हमने 10(3) में पढ़नी है, तो 10(3) के एनालिसिस में आपको बताऊंगा तो वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे, बट यही लिखा हुआ है 10(3) के अंदर। अगर हम लोग देखें 10(3) को भी अगर हम लोग देख ही लें, क्योंकि हम लोग वहां पे पहुंच ही गए हैं, तो उसकी एनालिसिस को अगर हम लोग पढ़ लें, जो यहां पर लिखा है उसमें यही लिखा है, द ऑप्शन अवेल्ड बाय अ रजिस्टर्ड पर्सन अंडर सबसेक्शन 1 एंड सबसेक्शन 2A, मतलब 1 हो या 2A है, एज अ केस में भी shall lapse with effect from the day on which his aggregate turnover during a financial year exceeds the limit specified
अंडर सबसेक्शन 1 और सबसेक्शन 2 है। मतलब वो जो लिमिट 1.5 करोड़ वाली या 50 लाख वाली दी है ना इनमें, तो वो लिमिट जैसे ही क्रॉस कर जाओगे, आपका जो काम है, जो आपका क्या कहते हैं कॉम्पोजिशन स्कीम का बेनिफिट है, वो आपका खत्म हो जाएगा उसी डेट पे। ठीक है बेटा, 10(3) भी हम लोगों ने रीड कर लिया, यही बात लिखी हुई है, और यहीं पर हम लोग एनालिसिस में भी यही बात पढ़ रहे हैं, है ना, कि जैसे ही आपका टर्नओवर वहां से एक्सीड कर जाता है तो आप कॉम्पोजिशन स्कीम से आउट हो जाओगे। To summarize, a registered person opting for composition scheme for goods shall have an aggregate turnover up to 1.5 crores, 75 lakh in 8 special category states in preceding financial year, and he can avail the benefit of the said scheme in the current financial year till the time his aggregate turnover in the current financial year is 1.5 crore या 75 लाख। याद रखना है 75 लाख 8 स्टेट्स के लिए है, 1.5 करोड़ बाकी के लिए है। ठीक है, इस 1.5 करोड़ के लिए 75 लाख का आया है, 50 लाख के लिए कोई लिमिट नहीं आई। यानी सर्विसेज का काम करते हैं तो 50 लाख वाली जो सर्विसेज है वो सबके लिए लिमिट है, उसमें स्पेशल कैटेगरी का कोई लेना देना नहीं है। समझ में आ गई बात? सिर्फ गुड्स के लिए ये पॉइंट आया है 1.5 करोड़ और 75 लाख। इज दैट क्लियर? So similarly, a registered person opting for composition scheme for services should have an aggregate turnover of up to 50 lakh in the financial year, preceding financial year, then he can avail the benefit of said scheme in the current financial year till the time his aggregate turnover in the current financial year does not exceed 50 lakh rupees. 50 लाख रुपए तक का वो बेनिफिट ले लेगा, 50 लाख रुपए तक कॉम्पोजिशन स्कीम का जीएसटी रेट लगाएंगे, और उसके बाद वाला आउटपुट टैक्स माइनस आईटीसी नॉर्मल जीएसटी पे करेंगे। समझ में आ गई बात? तो आज हम लोगों ने सेक्शन 10(1), 10(2) बहुत और इंपॉर्टेंट पढ़ा, और 10(3) पढ़ा हम लोगों ने। और अगली क्लास के अंदर मैं आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डेफिनेशन करवाऊंगा, एग्रीगेट टर्नओवर की एग्जाम में आ चुकी है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे, कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी करेंगे डिस्कस, और फिर इसके बाद कुछ और बातें भी होंगी बड़ी इंपॉर्टेंट। ठीक है, उसको हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही करते हैं। थैंक यू, बाय बाय।